अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये बूट कैंप 2021 की क्लास नंबर 23 है। और आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि ओपन एपीआई के स्टैंडर्ड क्या हैं, किस तरह स्वैगर के ज़रिए हम ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने चीज़ें कवर की थी। तो अब कुछ नई चीज़ें हैं जो कि आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे लीड सर इनाम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? सॉरी, मेरा नेट जरा गड़बड़ कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबली हो सकता है आपके कुछ जुमले मैं कुछ मिस कर जाया करूँ बीच बीच में। आज पिछले एक हफ्ते से नेट जो है ना, मेरे दोनों जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। बस मेरे साथ भी यही है। मेरी नेट की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैटरी मेरी डेड हो गई है, तो जस्ट चार्जर से कनेक्ट है। तो देखते ओह। हैं। चलें। तो आज की क्लास की सिंपल सी सर स्ट्रेटजी है। हम चैप्टर 4 और 5 को कवर करेंगे और उसके अंदर सिंपल क्या चीज़ें करवाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं ज़रा उसको एंड रिजल्ट देख लें और फिर हम दोबारा से उसके यानी फर्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। अच्छा देखें, एंड रिजल्ट हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा हम करने क्या वाले हैं। ये जितना भी कोड लिखा हुआ है ओपन एपीआई, ये जो एडिटर है हमें एक बेनिफिट ये देता है कि आपने जो भी कोड किया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है, और आप अपने ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, तो वो कुकीज़ के अंदर चीज़ों को सेव कर लेता है और वहीं से उसको रीओपन करता है। तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है ये चैप्टर 4 की है। और अगर आप चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं जो मैंने पहले कोड कर लिया है। सहित में आप कुछ कहना चाहें आज की क्लास के हवाले से? नहीं सर, आज कंटिन्यू करें आप। जी सर। अच्छा, यही वाला सेम वहाँ पे हुआ है ना कोड? ठीक है, तो यही वाला कोड है फाइनल। स्वैगर एडिटर का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आप जो भी कोड करते हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो खुद ब खुद अपने पास सेव कर लेता है। ब्राउज़र बंद भी हो जाए तो जब आप उसको रीओपन करते हैं तो वो वहीं से रिज्यूम करता है। तो ये हम एक फार्म इंस्टॉल एपीआई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उसके पाथ को डिफाइन करना चाह रहे हैं। उस पाथ के अंदर कुछ पैरामीटर पास होते हैं लाइक रेटिंग वगैरह, और उससे वैलिडेंट कुछ यानी आपने यानी वैलिडेशंस लगाई है, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाई है कि जस्ट आप इसके अंदर जो लिमिट डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 रेटिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको ट्राई इट आउट करके डायरेक्टली टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ये करेंगे कैसे। जैसे मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, देखें ये प्रोसेस हो रहा है, उस एपीआई से गया और स्टेटस कोड जो 200 लेके आया और उसके अगेंस्ट ये सारी की सारी जो डेटा है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एंड रिजल्ट हमने डायरेक्टली देख लिया। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो इस्तेमाल करते थे क्या नाम है, पॉस्टमैन। पॉस्टमैन पे जाके ये चीज़ें होती थी कि आपने एक कलेक्शन बनानी है, उस कलेक्शन के अंदर जो यूआरएल्स हैं उनको डिफाइन करना है और उनके अगेंस्ट जो भी आपके टेस्ट केसेस हैं वो आप वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं। और आपका जो भी यानी वो ओपन क्या नाम है, पॉस्टमैन है, वो आपको रिटर्न करता है उसके अगेंस्ट जो भी आपने बैकएंड के ऊपर लिखा हुआ होता है एपीआई का रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पता चल गई ये चीज़ है। आज की क्लास में हम करने वाले क्या हैं, बहुत आसान चीज़। हम सबसे पहले यमल को यानी मिनिमम कोड देखेंगे, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर भी देखा था कि यमल का मिनिमम कोड कौन सा होगा जिसके ज़रिए हम ये कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी देखें, जिस तरह अगर आपने HTML की हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी क्या है, यमल भी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मार्कअप लैंग्वेज है।
मार्कअप लैंग्वेज का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह वहां पे आप टाइटल, हेडिंग, जो टैग होते थे, यहाँ पे आपकी वो कीज हैं। तो आप कीज के बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करें कॉलन के बाद, और वो खुद ब खुद उस तरह अपीयर होती जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं इन्फो के अंदर टाइटल, तो टाइटल टॉप के ऊपर खुद ब खुद हेडिंग बन गया। तो स्टैंडर्ड ये मार्कअप है, उन मार्कअप को हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो क्विक आपको यूआई पैनल पे वो शो कर देता है। तो यहाँ पे ये जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टूल पे लेफ्ट साइड पे ब्लैक एरिया के ऊपर एडिटर आ रहा है और राइट साइड पे आपका यूआई पैनल आ रहा है। यानी आप एडिटर में जाके जो भी चेंजिंग करते हैं वो रियल टाइम में आपका जो राइट वाला, जो व्हाइट वाला पार्ट है, उस पैनल के अंदर वो अपडेट शो कर देता है। जैसे यहाँ पे फॉर्म इंस्टॉल एपीआई की हुई है, यहाँ पे मैं लाइक टेस्टिंग के लिए एबीसी लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपन और उसके बाद स्पेस के बाद ए बी आपने जो लिखा है वो खुद ब खुद अपडेट कर देता। मुझे कोई कंपाइल, कोई एग्जीक्यूट कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट एडिटर में जाके एडिट करना है, वो खुद ब खुद उसको अपडेट कर देता है। तो चैप्टर 4 और 5 के अंदर जस्ट हमें यही सीखना है कि मार्कअप क्या है, कौन सी की किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद कुछ स्टेटस होते हैं, जैसे कि आप 200 है, 201 है, तो 200 से लेके 290 तक जितने ये आपके सक्सेस या आपके यानी रिक्वेस्ट के जो होते हैं, ये आपके स्टेटस कोड होते हैं। आप एक स्टेटस कोड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे यकीनन, 404। कोई मुझे बताना चाहेगा ये 404 आपने कहाँ देखा ये एरर? एनीवन? जी। सर ये गलबन सर्वर एरर होता है। सर्वर एरर होता है, और ये इसका मतलब? जब पेज हमें ना मिल रहा हो, मतलब पेज से डाटा ना आ रहा हो या उसका यूआरएल मतलब वैलिड ना हो, तो 404 का एरर आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। सही नाम आप मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। सर मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं दूसरे चैनल्स के ऊपर इसको शेयर कर दूँ। तो हाँ इतने आप बिल्कुल बिल्कुल। इतने आप हम कहाँ कंटिन्यू। तक थे? सॉरी, मैं मिस कर गया हूँ कुछ चीजें। सर जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि हम मार्कअप को सीख रहे हैं, कौन कौन से मार्कअप किस लिए, स्टेटस कोड वगैरह क्या हैं, तो ओपन एपीआई के थ्रू हम कैसे करेंगे। स्वैगर यानी इसके यानी वर्जन्स का आप बताना चाहें, और ये ओपन एपीआई का वर्जन है अब बिल्कुल ठीक क्या? है। तो जैसे सर कासिम ने बताया है कि जो आपकी स्वैगर की डेफिनेशंस होती हैं, ये ओपन एपीआई की डेफिनेशन जो है ये आप YAML फाइल की मदद से दे रहे होते हैं। YAML फाइल का सिंटेक्स जो है अभी आपके सामने एक जो है स्क्रीन के ऊपर था। इसके अंदर क्या करते हैं आपके, बेसिकली ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रही होती है, और डेटा टाइप को यूजुअली की वैल्यू पेयर होते हैं, और की जो है वो कॉलन के लेफ्ट पर होती है, कॉलन के राइट पर आपकी वैल्यू होती है। वैल्यू की जो है दो टाइप्स हो सकती हैं अमूमन, के जो है या तो वो जो है सिंगुलर वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू के वो की एक ही वैल्यू काफी है, या ये भी हो सकता है कि मैं एरे देना चाह रहा हूँ। तो एरे जो है वो जो बेसिकली पहचानी जाती है कि उसके चाइल्ड एलिमेंट्स डैश से के साथ जो है वो बेसिकली आ रहे होंगे, और उनकी कोई की नहीं होगी अगर वो सिंगल वैल्यू है। हो सकता है कि एरे के चाइल्ड भी जो है ऑब्जेक्ट्स हों, तो वो की वैल्यू पेयर होंगे लेकिन डैश के साथ होंगे, हाइफन के साथ जो है वो स्टार्ट होंगे। और बाकी YAML बहुत सिंपल है कि जो है मैंने हर चाइल्ड को जो है उसके पेरेंट से एक लेवल इंडेंट देना है। कुछ लोग जो है इसको 2 स्पेसेस देते हैं, कुछ लोग एक टैब का स्पेस देते हैं। जो भी आप स्पेसिंग देंगे वो थ्रू आउट द YAML जो है वो आपकी एवरी लेवल में जो है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर यानी अगर मैंने ये स्कीम बनाई कि मेरा एवरी चाइल्ड अपने पेरेंट्स से 2 स्पेसेस जो है वो राइट पे इंडेंटेड होगा, तो अब हर चाइल्ड जो है वो 2 स्पेसेस राइट पर इंडेंटेड होना चाहिए। और बाकी जो है जो ओपन एपीआई का जाहिर सी बात है या स्वैगर का अपना एक पार्सर है, जो कि जो है बेसिकली कीज की मदद से उनकी वैल्यूज की मदद से आपकी ये यूआई जनरेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ कीज ऐसी हैं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कीज ऐसी हैं जिनके एक मखसूस मीनिंग्स हैं, जिनके मखसूस यूज केसेस हैं कि उसका अंदर वैल्यू के साथ उसे करना क्या है। तो थोड़ा सा आपको ये देखने की जरूरत होगी कि किस की के जरिए जो है ना बेसिकली आप कौन से काम जो है वो स्वैगर में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
डॉक्यूमेंटेशन का टाइटल किस की के अंदर आ रहा होगा, कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो कैसे आएगी, एंड पॉइंट्स जो हैं उनकी यूआरएल कैसे डिफाइन करेंगे, एंड पॉइंट का इनपुट डेटा कैसे जो है ना आप प्रोवाइड करेंगे। एंड पॉइंट चूंकि ये रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, आपने देखा होगा कि एचटीटीपी के प्रोटोकॉल के अंदर जो रिक्वेस्ट होती है उसके साथ हेडर भी जाती है इन्फॉर्मेशन, जिसमें जो है आप ये बताते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि कंटेंट टाइप क्या होगा। अगर हेडर इन्फॉर्मेशन है तो वो आप कैसे दे रहे होंगे। रिस्पॉन्सेज हैं तो जैसे अभी सरकासिम जो है, आई थिंक थोड़ा सा मैंने जो है, मैं एक्चुअली किसी और आर्टिकल पे चला गया था इसलिए थोड़ी सी आवाज भी सुन रहा था, तो सरकासिम 404 का जिक्र कर रहे थे कि कहाँ से आएगा क्या होगा। तो आप रिस्पॉन्स कोड्स, आपको पता है कि एचटीटीपी में रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं कि जो है आपका 200 का एरर कोड रिस्पॉन्स कोड है, सॉरी ये तो सक्सेस का होता है, 200 रिस्पॉन्स कोड है, 300 है, 400 है, तो इनका क्या मतलब है और इसमें कौन सी कीज और कौन सी वैल्यूज जो है वो बेसिकली क्लाइंट को रिटर्न होंगी। तो वो सारी चीजें जो है एक मखसूस जो है वो पैटर्न है जिसकी मदद से जो है वो स्वैगर का पार्सर जो है उनसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है और उसको एक मीनिंगफुल वे में जो है वो रिप्रेजेंट और जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके यूजर को दिखा रहा होता है। सर कासिम आप जब रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर, मैं रेडी हूँ। ओके जजाकल्ला। तो इसमें अभी तक कोई, अगर आपने कोई पूछना है तो ठीक है, वरना मैं सर कासिम को कंट्रोल हैंड ओवर कर दूं। जी सर कासिम, नहीं सर, फिलहाल ओवर टू यू। फिलहाल क्लियर है सर। राव साहब कुछ कह रहे हैं? सर एवरीथिंग इज फाइन। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके सर कासिम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले स्वैगर एडिटर जो है ना इसको देखते हैं। स्वैगर एडिटर जो भी आपने ऑनलाइन टूल देखा था, ये स्वैगर एडिटर है। अच्छा, स्वैगर एडिटर मैं चाहूँ तो इसका अपना कंटेनर बना के अपनी लोकल मशीन पे लोकल हॉस्ट बना के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन के अंदर इनाम ने अपने कोड के जरिए एक यानी सर्वर चलाया और उस सर्वर के ऊपर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मार्कअप वगैरह शो हो रही थी। दूसरा, आप डॉकर के कंटेनर को बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी यही YAML फाइल मैं अपने डॉकर कंटेनर में पास करूंगा और वो इस तरह के मार्कअप हमें ब्राउजर के ऊपर शो कर देगा। तो दो तरीके हो गए, लोकल इंस्टॉलेशन कर लें, दूसरा डॉकर की एक कंटेनर या इमेज को इंस्टॉल करके आप चला सकते हैं, और तीसरा तरीका है ये ऑनलाइन एडिटर। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एडिटर, ये लिंक आपके पास मौजूद है जो कि इस किताब से हमें मिला है। इस किताब से यानी ये आप ले लेंगे कॉपी करके, राइट क्लिक करके। अच्छा, तो अब आपकी मर्जी है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप ऑनलाइन एडिटर को इस्तेमाल करें। उसकी वजह, क्योंकि मे भी आपके पास डॉकर इंस्टॉल ना हो, उसकी इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम हो, लोकल होस्ट चलाने में आपको प्रॉब्लम हो, तो ये जितनी चीज़ आपको सिखा रहा है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि कोशिश करें कि ऑनलाइन एडिटर को इस्तेमाल करें। ईजी टू यूज़ है, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन एडिटर को इस्तेमाल करेंगे। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो? ओके, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। मुझे आवाज़ आपकी यानी स्लो स्लो आ रही है, या तो किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये टूल है ऑनलाइन, इसको आप 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लोकल होस्ट खुद से बना सकते हैं, डॉकर कंटेनर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या थर्ड हमने देखा कि आप ऑनलाइन जाके इस लिंक पे जस्ट क्लिक करें और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वैगर टूल ओपन हो गया। अच्छा, अब स्वैगर टूल जो ये है ये ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब है, जैसे भी आपने देखा कि आप इसमें चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं इसकी सोर्स फाइल के अंदर। तो ओपन सोर्स का आपको यानी तकरीबन अंदाजा होगा, नहीं है तो हम बहुत सारे टूल्स जो हैं ओपन सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता रहेगा। ओपन सोर्स का मतलब है कि भाई कोई भी जाके ना सोर्स में जो चेंजिंग चाह रहा है वो कर सकता है, बस इतना याद रखें। उसके बाद हम देखते हैं ये जो वेब एप्लीकेशन के ऊपर है, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि लेफ्ट साइड पे ब्लैक पैनल जो आपको इतना दिख रहा है ये आपका है एडिटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये टेक्स्ट एडिटर है, और राइट साइड पे जो आपको पैनल शो हो रहा है वो पैनल आपका डॉक्यूमेंट जनरेटेड पैनल कहलाता है, जहाँ पे आपकी यूआई वगैरह नजर आपकी आती है। ठीक है, तो आपका जो ये पैन है इसके अंदर आपको रिजल्ट शो होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे चेंज किया, राइट साइड के ऊपर ये आपका पैनल या पैन है, इसके अंदर डायरेक्टली लाइव अपडेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर चीजें हम देखते हैं कि कोई इससे देखें फायदा क्या है। मैं जैसे ही लिखता हूँ, लिखने के बाद अगर मैं जरा सी गलती करूँ वो मुझे दिखा देगा, जो मैं अपडेशन कर रहा हूँ
क्विक फीडबैक के तौर पर रिजल्ट उसका यानी डिस्प्ले हो रहा है, तो गलती के चांसेस कम से कम होंगे। जैसे आप गलती करते हैं वैसे आपको एरर शो कर देता है उस लाइन पे, उस जगह पे, और आप उस एरर को या उस बग्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो हम जो ऑनलाइन एडिटर स्वैगर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं। उसके फायदे कि आप एडिट करें, यमल लिखें, उसके मार्कअप के अगेंस्ट जो भी उसका साइंटैक्स होता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। और जैसे आप एडिट करते जा रहे हैं तो उससे आपको फायदा ये है कि लाइफ आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, बग्स वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आपको खुद इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे, वैसे इसमें यानी बहुत सारे यूआरएल हो सकते हैं, हम सिर्फ गेट मेथड के जरिए रिव्यू का जो यूआरएल है ना इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। रिव्यू का ये जो लिंक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिव्यू का हमारे पास यूआरएल है। इसके ड्रॉप डाउन पैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। पैनल पे क्लिक करने के बाद इसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। लाइक इसके बारे में कुछ भी आपने लिखा कि गेट के यूआरएल से क्या चीज़ मिलेगी, इसका नाम क्या है, इसके अंदर क्या क्या आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आपकी क्या चीज़ें आएंगी। तो ये आपने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे तो वो काम ये हमें इस किताब में आपको सिखाएगा। अच्छा, स्वैगर एडिटर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप क्या करते हैं, एडिटर के जरिए काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लिएगा दोस्तों। ओके ओके, तो हम देख रहे हैं कि भाई हम सिंगल ऑपरेशन गेट मेथड के जरिए रिव्यू का जो यूआरएल है इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। स्वैगर एडिटर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। हम एक यानी स्वैगर या ओपन एपीआई का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम यमल लिखेंगे, और क्रिएट करने के बाद हम हाथों हाथ उसको वैलिडेट भी कर देंगे। यानी मैं कोड लिख रहा हूँ एडिट पैनल के ऊपर, और उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपने देखा कि मैंने ए बी लिखा, ए बी के अगेंस्ट जो भी यानी चेंजिंग थी मुझे लाइव दिख रही है। ठीक है, तो राइट साइड पे लिखना ये क्रिएट करना हो गया, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो उसका रिजल्ट है वो वैलिडेट हो रहा है कि जो मेरी यानी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये एडिटिंग करना बहुत ही इसके ऊपर आसान है। ठीक है, तो अच्छा बहुत सारी एपीआई हैं, आप चाहें तो दूसरी एपीआई को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो हम इस वक्त जो एपीआई को इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है फॉर्म स्टॉल। तो फॉर्म स्टॉल के नाम से ये एपीआई है। इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन हम जाके जो रियल हुई है वो देख सकते हैं, और अब इसके अगेंस्ट हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन एपीआई के स्टैंडर्ड पे करेंगे। ठीक है, तो ओपन एपीआई स्टैंडर्ड देती है। उससे फायदा ये है कि दुनिया के जितने भी डेवलपर हैं आपके एपीआई को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारी चीज़ें वो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम ओपन एपीआई के स्टैंडर्ड पे इसको लिखने की कोशिश करेंगे यानी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे स्वैगर एडिटर क्या है, जो कि हमने बहुत डीपली डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 सेशन से। उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट यानी कोड हम लिखें, कम से कम कोड क्या होगा। तो कम से कम कोड लिखने की कोशिश करेंगे स्वैगर के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक यूआरएल है, गेट के जरिए इसके हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स आएगा या जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे वो चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो ये ज़रा सा हमें काम करना है, स्वैगर के बारे में डिटेल मालूम करनी है, कम से कम कोड कैसे होगा वो सीखेंगे। उसके बाद एक यानी फंक्शन गेट मेथड के जरिए हम रिव्यूज की रिक्वेस्ट यानी सेंड करके उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या पैरामीटर जाते हैं, वो चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी सी टास्क हमें इस चैप्टर में परफॉर्म करनी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई अपनी यानी बात कहना चाह रहा है, कोई सजेशन देना चाह रहा है, एनीवन? नो जी सर, ठीक है सर, आप कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब स्वैगर की यानी इंट्रोडक्शन हमने पहले ले लिया कि स्वैगर जो है आप चाहे तो ऑनलाइन इस्तेमाल कर लें, ये ऑनलाइन होस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चाहे तो आप अपने लोकल मशीन के ऊपर अपना लोकल होस्ट बना के चला सकते हैं, एंड फाइनली आप डॉकर वर्जन वगैरह के ऊपर भी उसकी डॉकर इमेज उठा के यानी चला सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं स्वैगर एडिटर को इस्तेमाल करने के। हमें जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये कह रहा है कि ऑनलाइन के ऊपर करें, तो ऑनलाइन का ये लिंक मौजूद है, इस वजह से हमने क्लिक किया, वो यूआरएल हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं जब फर्स्ट टाइम इसको खोलता हूँ ना, कंट्रोल F5 अभी रिफ्रेश, मैं इसकी अगर कुकीज़ कर दूँ
अच्छा चलिए यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसको। अच्छा अब देखें फायदा क्या है कि अगर आपने कोड पहले से किया हुआ है, ब्राउजर आपसे बंद हो गया, तो स्वाइगर एडिटर जो है वो हमें क्या बेनिफिट देता है, ये वहीं से आपके कोड को रिज्यूम कर देगा जो आपने काम किया हुआ था। देखें वही कोड हुआ हुआ। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना इसको, मैं इसको देखें कॉग्निटिव ब्राउजर के ऊपर खोलता हूँ जिसके अंदर कुकीज या सेशन वगैरह नहीं होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कैसा खुलेगा ये आपको नजर आ जाएगा। अच्छा अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ ये पहले से स्वाइगर पेट स्टोर या पेट स्टोर के नाम से एक एपीआई है, उसको ये डिफाइन इसने किया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, इसने स्वाइगर एपीआई के ऊपर काम किया हुआ है, स्वाइगर एडिटर को इस्तेमाल किया हुआ है, स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा सा इनमें फर्क है, यानी स्वाइगर के साइंटैक्स में तो नहीं कहेंगे, कुछ मार्कअप में भी चेंज हो सकता है, तो स्लाइटली ये कह रहा है कि बहुत मामूली सा फर्क है। और ओपन एपीआई एक यानी हाई लेवल एक स्टैंडर्ड है, तो हम ओपन एपीआई के वर्जन पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड के ऊपर अपना कोड लिखना होगा या YAML सिंटैक्स लिखना होगा। तो इसका मतलब है कि पुराना जितना कोड लिखा हुआ है वो मुझे रिमूव करना होगा। ठीक है, रिमूव करना बहुत ही आसान है। आप राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड में आए, कंट्रोल A करें, डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, या फिर फाइल के सेक्शन में जाके आप यहाँ से क्लियर एडिटर कर सकते हैं। तो ये दो तरीके। तो अब ये बिल्कुल यानी आपका पैनल ब्लैंक हो गया। अब प्लान ब्लैंक होने के बाद आप चीजें डिफाइन करते हैं, तो मिनिमम चीजें आपको रिक्वायर्ड यानी कि कम से कम क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले तो ओपन एपीआई, एक मिनट, ओपन एपीआई कॉलन वर्जन 3.0.0। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी, ये 3 0 क्या होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हम इन्फो की लेते हैं, टैप का बटन, टाइटल, और टाइटल पे आपने कहा फार्म इंस्टॉल एपीआई। अच्छा फिर वर्जन हम इसका डिफाइन करते हैं, लाइक मैंने कह दिया V1 वर्जन 1। और मिनिमम आपको एक चीज डिफाइन करना होती है, पाथ्स। अच्छा इस वक्त मैं ब्लैंक यानी ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आगे जाके हमें इसको अपडेट करना होगा। तो ये मिनिमम आपका सिंटैक्स सबको नजर आ रहा है कोड जी। सिंटैक्स छोटा तो नहीं है, टेक्स्ट साइज क्लियर है। ओके क्लियर है। तो हमने कम से कम कोड लिखा कि हमें सबसे पहले जो भी हम या तो स्वाइगर एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं या ओपन एपीआई का जो स्टैंडर्ड है वो वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर कोड होगा जो कंपाइल करेगा वो हमने बताया। अच्छा फिर दूसरा हम मेटा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि एपीआई से रेलिवेंट क्या चीज़ें होंगी। फिर हमने बताया कि भाई इन्फो, इस एपीआई की इन्फो में पहले टाइटल, जैसा नाम वैसा काम, तो टाइटल लिखा। देखें फॉर्म इंस्टॉल एपीआई लिखा तो फॉर्म एपीआई यानी जो है वो यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग H1 बन के आ गई। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा वर्जन, तो वर्जन कॉलन V1, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वर्जन 1 वर्जन 2 तो आपने वो लिख दिया भाई वर्जन 1 हम टाइप कर लें। अच्छा इसी तरह और चीजें आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये तो कम से कम है। मैं चाहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो बूट कैम्प 2021। अभी आप बहुत सारा डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, जितना ज्यादा आप टैक्स लिखें। तो मिनिमम टैक्स जो था वो आप यानी डिस्क्रिप्शन को अगर निकाल दें तो ये कम से कम आपको एक मार्कअप लिखना पड़ेगा जिससे आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा अब वापसी हम आ जाते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं पैनल या इससे रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन ये बताना चाह रहा है। सबसे पहले टॉप के ऊपर ये जो ऑप्शंस हैं लाइक फाइल, एडिट, इंसर्ट, जनरेट सर्वर, क्लाइंट यानी आपका जनरेट, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाती है टूल बार। दूसरा जो है एडिटर पैनल, ओपन एपीआई, ये YAML एडिटर, तो यानी जो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर कह रहा था ये YAML एडिटर है। इसके अंदर आप YAML फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, तो आप देख लें YAML मार्कअप को इस्तेमाल करते हुए मैंने काम किया है। अच्छा थर्ड जो है उसको हम कहते हैं UI डॉक पैनल। तो UI डॉक्स पैनल जो है ये सोएगर UIB कहलाता है।
ठीक है। तो स्वैगर एडिटर और स्वैगर यूआई, इन दोनों का फर्क भी आपको पता चल गया। मुझे बताएं इसमें स्वैगर वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज रुक गई है। कनेक्ट हूँ, सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब आवाज आ रही। सर अच्छा, अब आपकी आवाज, आवाज चली गई थी, ओके अब ओके सॉरी। आइए। ओके ठीक है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे है कि मुझे ये बताएं कि एक होता है स्वैगर एडिटर और दूसरा है स्वैगर यूआई। तो इनमें से स्वैगर एडिटर कौन सा है पार्ट कहलाएगा और स्वैगर यूआई कौन सा कहलाएगा? जी सर स्वैगर एडिटर वो होगा जहां हम कोड जो जो हमारा YAML फाइल का कोड है अ, उसको, या जेसन YAML फाइल का कोड है उसको चेंज कर सकते हैं। और जी UI वो है जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें रिजल्ट नजर आ रहा है या ह्यूमन रीडेबल होगा, बहुत आसान कि कोई भी उसको बहुत आसानी से पढ़ भी सकता है और टेस्ट भी कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। यानी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपकी रीडेबल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्लस उसकी टेस्टिंग, उसकी वैलिडेशन, वो सारे काम आप स्वैगर यूआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, तो जब ये चीजें हो गई, हमें इसके बारे में पता चल गया, एडिटर पैनल कहलाता है, टूल पैनल कहलाता है, और थर्ड जो हमारे पास होती है यूआई डॉक्स पैनल कहलाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, यमल राइट करेंगे, पैनल के ऊपर है, और पैनल के ऊपर वो कंटेंट क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। तो हम जो डेफिनेशन या क्या नाम है वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ओपन एपीआई का। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि हम टूल बार कंटेंट सम ऑप्शनल, अच्छा इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई फाइल वगैरह बनी हुई है यूआरएल के थ्रू कर सकते हैं, मेन्यू के थ्रू, एसडीके वगैरह, और ये सारी चीजें हैं जो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये टूल बार है, टूल बार से बहुत सारे काम होते हैं जो आगे जाके हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। यूआई डॉक्स की पैनल की बात करता हूँ, इसके अंदर आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है, इसके अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी आपको दिखा रहा होता है। तो पूरी यानी वैलिडेशन प्लस रिजल्ट, वो सब चीजें आपको नजर आती हैं यूआई डॉक्स पैनल के अंदर। अच्छा, ये वही वाली बात है कि भाई आप इसको प्रीलोड कर लें, F5 दबाएं, कंट्रोल F5 दबाएं, ब्राउजर बंद करके दोबारा खोलें, तो वो सेशन बैकएंड के ऊपर कुकीज के अंदर आपका डेटा सेव कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्राउजर या एडिटर खोलते हैं ऑनलाइन वाला, तो वो हमेशा इसी पार्ट से खुलेगा जो कोड आपने लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो स्वैगर के एपीआई स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पे लिखा हुआ होता है ताकि आप टाइटल वगैरह उसको कीज वगैरह को समझ सकें। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको ओपन करेंगे वो हमेशा क्या होगा, जो कोड आपने किया हुआ वही सेफ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया ना, अदरवाइज आपको क्या मुश्किल होती कि हर दफा आपको कोड लिखना पड़ता। अच्छा, ये वर्जन है हमारे पास है स्वैगर का, स्वैगर का वर्जन 2.0 है। इसी तरह हम ओपन एपीआई का जो वर्जन है 3.0, यानी 0.0 को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये 3 डिजिट होते हैं, हर डिजिट का मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा, 3.1 भी वर्जन यानी इसके ऊपर काम वगैरह चल रहा है, तो यानी आप देखेंगे इन फ्यूचर वो भी मौजूद होगा। तो इसका लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं ओपन एपीआई का। जरा कोई मुझे गूगल करके बताए कि इस वक्त ओपन एपीआई का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। जी, आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, फेसबुक पे जो व्यूअर्स हमारे साथ हैं, और बाकी आप, अच्छा आप भी वाले भी बता सकते हैं, प्लस बोल भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। 3.0.3 3.0.0 दोबारा कोई रिपीट करेगा? आ रहा है कि 3.1 3.0.3। लेकिन उसकी इनिशियल रिलीज है। ओके, चले ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन आपको पता चल गया, लेटेस्ट वर्जन में कुछ आसानियाँ हेलो। जी जी जैन बोलें। सॉरी सर, जैन मुझे आप, लगा था आवाज नहीं मेरी जा रही। अच्छा जैन आपकी तरफ से नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। चलें ठीक है।
3.18 यानी ये बता रहे हैं आपको। ओके, अच्छा तो हमें पता चल गया भाई ये लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन हम जो 3.0.0 को या उससे अबव वर्जन को हम इस्तेमाल करेंगे, तो मिनिमम हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वाइगर एडिटर, पैनल, टूल बार, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब हम कोड लिखना चाह रहे हैं, तो ये कोड, ये मिनिमम कोड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। हमें वर्जन बताना है, इन्फो बतानी है, टाइटल बताना है, ठीक है, और पाथ। तो पाथ का जो यानी आपका यानी बाय डिफॉल्ट पहला जो आप बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए डिक्शनरी ओपन हुई हुई है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो मे भी कुछ एरर आए। ठीक है, पाथ लिख के खाली छोड़ा, एरर शो कर रहा है, तो मिनिमम हमें यानी एक, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो आपके सारे एरर्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कम से कम कोड है जो आपको करना होता है, और उसकी फॉर्मेटिंग पहले से हुई हुई है। तो इसका मतलब है आप इसके फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं कर रहे, इसके HTML, इसके CSS को चेंज नहीं कर रहे, आप सिंपल YAML को इस्तेमाल करते हैं। उसके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, जितनी चीज़ें हैं बैकएंड के ऊपर वो खुद कर देता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ओके, और क्या चीज़ है भाई, हाँ ये कम से कम चीज़ें, सबसे पहले आपको वर्जन बताना पड़ता है। तो आपने देखा कि टॉप पे आपने लाइन 1 के अंदर वर्जन का बताया, वर्जन कौन सा है। इन्फो आपने बताई, इन्फो के अंदर मिनिमम 2 चीज़ें हम बता रहे हैं, फिल वर्क, टाइटल और वर्जन बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइटल और वर्जन बताई। ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैं डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं जो आगे जाके हम सीखते रहेंगे। तो ये कम से कम 2 कीज तो हम लाजमी डिफाइन करते हैं, एक को कम करते हैं। मैं कहता हूँ यार ये वर्जन वाला जो है ना इसको मिटा दो, वर्जन में अभी डिफाइन ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, वर्जन मिसिंग। तो ये खुद ब खुद आपको बता रहा है कि क्या चीज आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, V2 कर दिया मैंने, तो वहां पे देखें V2 आपको दिखा रहा है। ये मिनिमम आपकी की वैल्यू हैं जो कि लाजमी आपको लिखना पड़ती है। अब ये आपको एक एक करके कोड लिखना बताना है। सबसे पहले ओपन API 3.0.o को आपने इस्तेमाल किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने इन्फो के अंदर टाइटल और वर्जन को इस्तेमाल किया है। आपने इन्फो के अंदर कॉलन, और यहाँ देखें इंडेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडेंटेशन देखें क्या बताती है कि ओपन API ये एक अलग प्रॉपर्टीज है जो कि डील हो, दूसरी यानी आप यानी डिटेल अलग इन्फो, और इन्फो के अंदर जितनी चीजें कॉलन के बाद इंटर करने के बाद आपने ये जो टैब दिया है ना, ये जो स्पेस आ रहा है इतना, इस इंडेंटेशन में अब मैं जितनी आगे न्यू रोज लिखूंगा इसका मतलब है वो इन्फो का पार्ट है। तो इन्फो के अंदर टाइटल और वर्जन, तो आप देख सकते हैं इन्फो के अंदर टाइटल प्लस वर्जन जो V1 है वो टॉप पे नजर आ रहा है। तो इस तरह करते हुए कॉन्सेप्ट जो से कि आप पाइथन के ऊपर काम करते हैं वही सैम यानी इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। एक भी स्पेस कम या ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए एरर जनरेट कर देगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि वो आपको हाथों हाथ ही आप जैसे चेंजिंग करते हैं उसके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट होता है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाइथन को आती है तो इस पे काम करना तो आपके लिए बच्चों का खेल है। 3 चीज़ें मिनिमम आपको डिफाइन करनी है। YAML यानी आप जब यानी YAML को यूज करते हुए ओपन API की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, मिनिमम चीज़ है पहले वर्जन, दूसरी चीज़ इन्फो के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, टाइटल और वर्जन, और थर्ड चीज़ पाथ आप बताते हैं, और पाथ को आप एज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट यानी इसके अंदर अभी तक आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, आगे जाके हम इसके अंदर चीज़ों में चेंजिंग करेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल? जी दोस्तों, नहीं? ओके, नहीं फिर सर। आगे, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखें, वैलिडेट ओपन एपीआई डेफिनेशन। ठीक है, हम हाथों हाथ इसको वैलिडेट कर रहे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो कैसे होती है, रिजल्ट आपका स्वेगर UI या डॉक्स पैनल वाला जो है उसके अंदर आपको कोई उसके फीडबैक चीज़ें नज़र आती हैं और फ़ौरन आप चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पाथ है, पाथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे जो कि आपके एक्शन होते हैं कि पॉस्ट मेथड से कोई चीज़ जा रही है, कोई गेट मेथड से जा रही है, ठीक है, कोई पुट मेथड से जा रही है, कोई डिलीट मेथड से। तो
तो जो भी आपके यानी एक्शंस होते हैं यूआरएल के अगेंस्ट, वो हम पाथ के अंदर डिफाइन करते हैं। और हर पाथ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ मेटा इंफॉर्मेशन जाती है यानी पैरामीटर, वैलिडेशन कीज वगैरह, तो वो आप डिफाइन करते हैं। और फिर आपका एक रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में एक जेसन फॉर्मेट आता है, मे बी आप एक्सएमएल फॉर्मेट दे रहे हो, मे बी आप टेक्स्ट फॉर्मेट दे रहे हो। तो आपके पास देखें तीन यानी चीजें बनती है। सबसे पहले तो एक यूआरएल है, उस यूआरएल के जरिए हम उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट के अंदर सब पार्ट क्या हो सकती है कि कौन कौन से पैरामीटर्स जा रहे हैं और कौन सा मेटा डेटा जा रहा है, ठीक है। फिर वहां पे जाके वो प्रोसेस होता है और वो हमें रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स कौन कौन से आ सकते हैं, लाइक 200 सक्सेसफुल हमारे पास रिस्पॉन्स आता है कि उसके अगेंस्ट उसको डेटा मिला, उसने कंपाइल किया और वो डेटा हमें दे दिया, वो डेटा मिलता है। अच्छा, उसको कंपाइल करने के बाद अब क्या होगा कि जेसन फॉर्मेट का स्कीमा क्या हो, स्कीमा का मतलब जो जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता है उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जेसन फॉर्मेट के स्कीमा को भी आप डिफाइन करेंगे। तो क्या रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के क्या पैरामीटर जाएंगे, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसका स्कीमा क्या होगा, वो भी आपको ये डिफाइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चीज आपको पहले से आती है कि एपीआई में होता ही क्या है, रिक्वेस्ट जाती है, प्रोसेस होती है सर्वर पे, उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एपीआई प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई, ठीक है। तो मिनिमम कोड हमने देख लिया, भाई कम से कम कोड आपको ये करना है। तो आपने अगर ये कोड कर लिया ऑनलाइन ब्राउजर पे जाके, इसका मतलब है आपने ओपन एपीआई का हेलो वर्ल्ड कर लिया, ठीक है। इट्स मीन आपको ओपन एपीआई आ गई, क्योंकि हेलो वर्ल्ड करना ही सबसे मुश्किल तरीन काम है। उसके बाद तो चीजें आप कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होते हैं, जस्ट आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पाथ में हमने अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है और आगे जाके हम इसको और रिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। और वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे। अच्छा, तो हमने क्या किया है, टाइटल को इस्तेमाल किया है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी जब हम पाथ वगैरह, पाथ का अपना टाइटल होगा, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा पाथ हो, उसके अपने टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ये इन्फो के बारे में डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखना चाहें, अभी हम पाथ लिखेंगे, पाथ की डिस्क्रिप्शन अपनी अलग होगी, टाइटल की अलग होगी, स्कीमा की अलग होगी। तो जिस इंडेंटेशन के अंडर में जो भी आपका की आएगी वो उसका सब पार्ट होगी। सो आएगा एडिटर पे हमने कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइटल हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करते रहेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप यहाँ पे एडिटर पे गए, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ था, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कॉग्निटिव ब्राउजर है तो इसका मतलब है इसकी तो कुकीज़ बैकएंड के ऊपर कर रहा है, इसकी भी सेव। ये क्या बेईमानी है यार, कंट्रोल शिफ्ट एन, सो आएगा एडिटर, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा खुला। अब इसको रिमूव करना है, रिमूव करना आसान है। आप एडिटर के ऊपर आए, राइट कंट्रोल ए डिलीट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका फाइल में जाके क्लियर एडिटर करते हैं और यहाँ पे आप ये मिनिमम कोड लिखें। मिनिमम कोड क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा, मैं देखना चाह रहा हूँ आपको याद हुआ यानी। क्या लिखेंगे सबसे पहले जी, कोई मुझसे लिखवाए। ओपन एपीआई ओपन ओपन, ओपन एपीआई जी जी, ओपन एपीआई कॉलन कॉलन 3.0.0 ओके, info देन इन्फो, कॉलन देन अच्छा अब टाइटल। अच्छा, यहाँ पे ना इंडेंटेशन जो है ना, पाइथन में भी यही होता है कि आप इंटर के बाद फर्स्ट इंडेंटेशन जिसके लिए ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करें, लाइक एक स्पेस, तो सबके लिए फिर एक स्पेस ही आपका क्या होगा, इंडेंटेशन, ठीक है। तो इस वजह से हम टैब को इस्तेमाल करते हैं, 2 स्पेस या 4 स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे टाइटल, टाइटल में आप लाइक फार्म एपीआई, ठीक है। उसके बाद वर्जन वर्जन
V1, देन इंडेंटेशन रहने देनी है या मिटानी है? अब इसको खत्म करके इन्फो के साथ आ जाएंगे हम जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? पाथ, पाथ ठीक है, और इसका हम तो ये मिनिमम है। ये करवाने का मतलब ये है कि आपको एक चीज हिफ्स हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद ये एडिट करने बता रहे हैं भाई, कंट्रोल ए करके डिलीट कर लो या फिर आप क्लियर फाइल पे जाके क्लियर एडिटर कर दो। ये दोनों काम हमने कर दिए। मिनिमम कोड हमने लिखा। सर अपना उसके माइक ठीक कर लीजिएगा। जी, वॉइस बिल्कुल सही आ रही है जी, मुझे सर बताइए। आ रही है लेकिन हिल गया है शायद गालिबन। अच्छा, एक मिनट इसको निकाल के दोबारा ला। अच्छा, अब मुझे बताएं मेरी वॉइस बिल्कुल, वॉइस ठीक नहीं है सर आपकी। मेरी वॉइस सही नहीं है। क्या डिस्टॉर्शन आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर ठीक है अब। ठीक है, अभी ठीक है, आते आते रुक जाते। अच्छा वो इंटरनेट की प्रॉब्लम मेरी साइड से हो सकती है। ठीक है, ओके, तो हमने सिंपल एडिटर पे जाके मिनिमम कोड, इसका मतलब हेलो वर्ल्ड किया। उसके बाद देखिए इसकी बात सुने क्या कह रहा है कि भाई आप यानी जैसे पार्टी एंजॉय करते हैं ना वीकेंड के ऊपर या न्यू ईयर के ऊपर या फ्राइडे नाइट, तो उस तरह आप इंजॉय कर सकते हैं। आप वर्ल्ड कर लिया, ठीक है, और उसको वैलिडेट भी कर लिया, ठीक है। तो ये खुश होने का यानी एक वो इवेंट है कि आपने ओपन एपीआई का फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कर लिया। अच्छा, ये बता रहा था जब हम काम कर रहे थे, लाइक सब टाइटल डिफाइन किया, एक इंडेंटेशन आपने ज़्यादा दे दी या कम दे दी, तो ये खुद ब खुद बता रहा है कि इंडेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लाइन नंबर 3 के अंदर आ रही है, लाइन नंबर 4 के अंदर आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड करता रहेगा और उसके अगेंस्ट, उस यानी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं। देखें मैं ये करके भी देखता हूँ, इन्होंने क्या किया, इसकी इंडेंटेशन ख़त्म कर दी। आगे देखें लाइन नंबर 4 जो है उसकी इंडेंटेशन मैपिंग एंट्री, तो ये वर्जन को किसके साथ कनेक्ट करे, क्योंकि यहाँ तो यानी एक बैक स्पेस होगा और इसके ऊपर इसका ब्लॉक ही नहीं, पेरेंट नहीं है वर्जन का। तो इसका मतलब है ऊपर वाले को मैंने जब टैप किया तो अब ये दोनों के दोनों टाइटल और वर्जन सेम पेरेंट के चाइल्ड है, यानी इन्फो इसका पेरेंट है, टाइटल और वर्जन जो है ये इन्फो के चाइल्ड है। तो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नेस्टेड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने कोड को। इस कोड में क्या कर रहे हैं हम, जो कोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4.5, तो मैंने कोड पहले से किए हुए ताकि हम उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकें। मैं जैसे यहाँ से करता हूँ कॉपी 4.5 को, और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कर क्या रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ठीक है, हाथों हाथ इसका रिजल्ट भी आ गया। अब देखिए इस कोड में क्या चीज़ें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक का जो काम है ये वही वाला पुराना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। एम्प्टी वाला जो आपका पाथ था, अब मैं एम्प्टी पाथ की जगह रिमूव करने के बाद आगे से काम कर रहा हूँ कि भाई पहला जो पाथ है वो पाथ क्या होगा, रिव्यूज का होगा, ठीक है। तो हमने पहला पाथ डिफाइन किया और पहला पाथ किसका है, रिव्यूज, ओके, रिव्यूज। अच्छा आप देखें इसका जो रूट यूआरएल है ना, हो सकता है abc.com, और उसके बाद वहाँ पे रिव्यूज स्लैश डाल के हम डालते हैं, तो वो पूरा का पूरा यूआरएल होता है। तो हमने आपका जो नेटिव पाथ है ना, वैलिडिव पाथ है, वो डिफाइन किया है। वैलिडिव पाथ का मतलब जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ रूट, उससे आगे का पाथ डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे वैलिडिव पाथ डिफाइन किया है कि जो भी सर्वर का नाम एबीसी हो, XYZ हो, जो भी नाम, उस करंट पोजीशन से खड़े होके आप स्लैश डाल के रिव्यूज लिखेंगे तो वो एक यूआरएल बन जाएगा। उस यूआरएल में जाओ और उस यूआरएल से हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमने यहाँ पे एक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा देखें आपके रिव्यूज के अंदर मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हमने कहा गेट जो है, गेट के जरिए मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उस गेट की डिस्क्रिप्शन, तो आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं ताकि ये रीडेबल हो, ओके। अच्छा जिसके ऊपर आप रख के जूम कर रहे हो वो चीज ज्यादा जूम हो रही है, चलिए ये भी अच्छा है। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, इसी को रखते हैं, गेट है,
गेट के ऊपर रिव्यू है, रिव्यू के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिफाइन की है। तो ऊपर अगर मैं इन्फो के बाद डिस्क्रिप्शन दिखता तो वो टॉप के ऊपर शो होती, लेकिन मैं गेट के अंदर रिव्यूज वाले यूआरएल के अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन शो हो गई। अच्छा, जब डिस्क्रिप्शन शो हो गई उसके बाद आगे हमने क्या किया कि भाई पैरामीटर जाएंगे। जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इस यूआरएल के ऊपर क्लाइंट से कोई यानी रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर आएंगे। पैरामीटर क्या आएंगे? पैरामीटर की हैं या आपके वेरिएबल्स हैं जो कि सर्वर आपसे रिसीव करेगा और उनके अगेंस्ट आपको कुछ रिजल्ट देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर ये पहले से एपीआई में एपीआई डेवलपर ने डिफाइन किए हुए, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई पहला पैरामीटर होगा नेम, उस नेम के अंदर जाएगा मैक्स रेटिंग। ठीक है, तो मैक्स रेटिंग के नाम से वहां पे एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू जाएगी। उसके बारे में मैंने डिफाइन भी कर दिया कि भाई क्या ये फिल्टर रिव्यू है और इसके अंदर आप मिनिमम जो वैल्यू है 1 to 5 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 का मतलब यानी वो वर्स्ट थिंग है और 5 का मतलब वो बहुत एक्सीलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी आपकी जो भी यानी एपीआई उसके अगेंस्ट आपने रिव्यूज दिए। तो 1 to 5 की रेटिंग में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। इन क्यूरी, आपकी जो क्यूरी है, क्यूरी के अंदर हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा सही नाम आप मौजूद नहीं है इन क्यूरी। सर आपकी सही है, इसमें तार हिली हुई है। मैं चेक करने में। अच्छा आप बताएं वॉइस हेडफोन मेरी की सही आ तार रही हिलती है जी, हेडफोन की ना ये तार हिलती है गालिबन। है? हो सकता है बिल्कुल, उसको मैं लूजिंग कुछ हो रही है। ओके, सही नाम आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, इन ऑपरेटर को अभी हम देखते हैं क्या काम करता है। सही नाम से हम इससे डिस्कस करते हैं। स्कीमा हम डिफाइन करते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा ये प्रॉपर्टी है या इसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ना वेरिएबल, उसकी डेटा टाइप। तो स्कीमा में हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो वेरिएबल हमने मैक्स रैंकिंग डाली है इसका स्कीमा जो है इसकी जो टाइप जाएगी वो नंबर जाएगी। नंबर का मतलब है इसके अंदर सिर्फ नंबर को ही वो एक्सेप्ट करेगा, नंबर के अलावा कोई स्ट्रिंग अगर इसमें डालेगा तो क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स होगा इनवैलिड होगा, वो उसके अगेंस्ट आपको प्रोसेस करके नहीं देगा। मेरी आवाज़ आपको सबको सही आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आ रहा है? रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस क्या है कोई बताएगा? 200 लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिप्शन है। एंड पॉइंट के लिए क्या रिस्पांस मिलेगा, वो उसके कोड लिखा होगा सर डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छा ये इतना वाला जो पार्ट है ना गेट के बाद, ये सारा काम क्या होगा, क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट जा रही है उसके अगेंस्ट हम बता कि रिक्वेस्ट जाएगी, उसके हमने यूज़र को बता दिया कि भाई इसमें आप क्या चीज़ें भेजोगे, डिस्क्रिप्शन अपने पास से बता दी जो ह्यूमन रीडेबल है। उसके बाद हमने क्या किया हमने पैरामीटर पास किए यानी वेरिएबल, और वेरिएबल को भी हमने डिफाइन कर दिया इस वेरिएबल में क्या चीज़ पास करनी। फिर उसके बाद इस वेरिएबल की डेटा टाइप भी हमने डिफाइन कर दी कि इसकी जो डेटा टाइप है वो है नंबर। तो इसमें आप 1 to 5 नंबर डाल सकते हैं। अब इसमें ये मसले मसाइल हैं जो हम देखेंगे, तो हम इसको रिफाइन करते रहेंगे, रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे। हमें जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए यूज़र से, हम वो वैलिडेशन लगाते रहेंगे और उसके अगेंस्ट फिर हम उसको टेस्ट भी करेंगे। अच्छा, फिर फाइनली जब ये डेटा आप गेट रिक्वेस्ट से वहाँ पे भेज देंगे तो हमारे पास आएंगे। अब रिस्पॉन्स बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मैं 200 रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। 200 उसके अगेंस्ट डेटा आएगी, तो 200 रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा उसके अगेंस्ट हमें ये मैसेज भी शो होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अच्छा अभी मैं इसको चलाऊंगा तो एरर आएगा, उसकी वजह ये है कि फार्म इंस्टॉल एपीआई जो मौजूद है हमारे पास, उसके सर्वर का पाथ मैंने अभी तक यहाँ पे सेट नहीं किया। ठीक है, सही नाम आपने हमें ज्वाइन कर दिया।
जी सर कासिम। जी सर, सॉरी सर, मैं ये पूछ रहा था ये इन क्यूरी जो हमारे पास है ये क्या काम करता है? अगर मुझे जो है ना यूआरएल के क्वेरी पैरामीटर में कुछ डेटा भेजना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है बेसिकली यूआरएल के क्वेरी पैरामीटर में एक स्कीमा जो है बेसिकली टाइप आएगी जिसकी जो है ना डेटा टाइप नंबर होगी। क्वेरी पैरामीटर में अगर मुझे क्वेश्चन मार्क लगा के यूआरएल में हम डेटा पास करते हैं ना तो वो क्यूरी क्वेरी स्ट्रिंग, के साथ आता है। सो वैसे के साथ क्यूरी स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, तो जी मैं ये क्वेरी यूआरएल के स्ट्रिंग, अंदर एग्जैक्टली ये क्वेरी स्ट्रिंग है। और ये स्कीमा जो है ना इसमें मैं मल्टीपल चीजें दे सकता हूँ। वॉइस स्टार्ट हो रही है, आवाज आ नहीं रही। दोस्तों आप सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप सुनाई दे रहा है मुझे? आपकी आवाज आएगी? हेलो, सर आवाज सही नहीं है आपकी, डिस्टॉर्शन होती है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। आवाज सही? कोई जिस तरह से तार गिर रही है ये हम इस तरह की कुछ है कोई मसला? सर आप एक जो है वायर वाला तो यूज नहीं कर रहे हैं? सर हेडफोन की वायर या जो माइक की वायर है वो ये हेडफोन की वायर अब मुझे बताएं वॉइस सही आ रही है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ है। नहीं खराब हो गई। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी बस ये है कि मैंने हेडफोन निकाल दिया, सिर्फ इसकी स्पीकर की ही आवाज़ है, तो मैं बड़ा ध्यान से मुझे आप लोग को सुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ठीक है जी। तो ओके। मैं ये बता रहा था कि जो इन कॉलन क्वेरी का मतलब ये होता है कि अब इसके नीचे ना बेसिकली नेम कॉलन में जो है हम ये भी बताते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेम कॉलन मैक्स रेटिंग दे दी हमने। हम ये कह रहे हैं मैक्स रेटिंग जो है ना ये एज ए क्वेरी पैरामीटर इस जो है ना एंड पॉइंट को यानी स्लैश रिव्यूज क्वेश्चन मार्क मैक्स रेटिंग और इक्वल्स टू और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी जो कि नंबर होगी। ये अच्छा, बता मैं रहे हैं। जी सर, मैं इसको ना प्रैक्टिकल यानी हम इसको देखते हैं, हमारे पास इसका यूआरएल तो मौजूद है, ठीक है, जो तो एपीआई हम है यूआरएल में क्वेश्चन मार्क लगा के मैक्स रिव्यू ये। यूज करके हम जो है ना फिर चेक करेंगे। जी सर, तो हमने यहाँ से ये किया, ये काम यूआरएल को कॉपी किया, पेस्ट रिव्यूज क्वेश्चन मार्क्स मैक्स रेटिंग और उसकी वैल्यू हमने दे दी 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैरामीटर आपने पास किया है उसके अंदर ये एज ने पैरामीटर लेके वेरिएबल लेके उसके अगेंस्ट जो डेटा है वो हमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो इन क्यूरी या तो मैं यहां से भी ये पास कर सकता हूं, और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे जब आप गेट वाले पे आते हैं ना, तो यहाँ पे भी देंगे पैनल बना हुआ आ गया, ट्राई इट आउट जैसे करते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू आप पास करेंगे। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ से जब एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर जनरेट होगा।
एरर जनरेट होने की वजह अभी जो रिस्पॉन्स आया होगा वो 200 तो आया नहीं, कौन सा आया 404, जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर थे। तो ये 404 जो आया उसकी बुनियादी वजह क्या है दोस्तों जी, 404 क्यों आया है? सर्वर ऐड नहीं आता, सर्वर एरर। ठीक है, यानी हमने सर्वर अभी ऐड ही नहीं किया, तो ये रिक्वेस्ट जो अभी गई है ये आपके करंट जो आपका है स्वैगर एडिटर इसी के ऊपर गई है। तो इसके ऊपर जाने के बाद इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो उन्होंने कोई कोड ही नहीं लिखा, तो इसलिए ये एरर जनरेट कर दी है। अच्छा मैं हेडफोन 1 मिनट लगा रहा हूँ। अच्छा मेरी अब वॉइस बिल्कुल सही आ रही होगी यकीनन। जी सर। ओके ठीक है, मैं हेडफोन फिर मैं आज नहीं लगा रहा। ओके तो हमने सिंपल काम किया, 404 जो एरर आया उसकी बुनियादी वजह हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि इस वक्त हमने सर्वर ऐड नहीं किया। और ये देखो ऊपर आपको टॉप पे दिखा भी रहा है कि ये रिक्वेस्ट जो गई है इस यूआरएल पे गई, तो इस यूआरएल को भी अगर मैं ऑनलाइन जाके चलाऊंगा तो ये चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो आपने एपीआई को डिफाइन ही नहीं किया। हमारी जो एपीआई अभी डिफाइंड हुई है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है, वो formstore.ponlet.com के ऊपर यानी ये डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ही उसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज इस यूआरएल पे जो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके ऊपर कभी भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो सर्वर को ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इंसर्ट से जाके भी सर्वर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो यूआरएल कॉपी पेस्ट करें जो भी आपका रूट यूआरएल है। तो रूट यूआरएल जो है v1 तक जो है वो रूट यूआरएल है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रूट यूआरएल यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर सर्वर्स लिख के हम उसके अगेंस्ट भी जो यूआरएल है वो वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर्स यूआरएल कॉपी पेस्ट, और अब मैं अगर रिक्वेस्ट भेजता हूं तो यहाँ पे स्लैश आएगा, ठीक है। अब 200 देखें रिस्पॉन्स आ रहा है, और जो रिस्पॉन्स आपने चीज यानी डिफाइन की थी वही चीज यहाँ पे रिटर्न हो रही है। तो आप चाहें तो कोई डिस्क्रिप्शन के अंदर चीजें डिफाइन करना चाह रहे हैं, स्कीमा डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, फास्ट ट्रैक में सारी चीजें बहुत ही आसान है। हमने देखा ये रिव्यू है, आपने जो यूआरएल डिफाइन किया था, तो बेसिकली ये आपका एक ऑपरेशन है। ट्राई इट नाउ पे हम क्लिक करते हैं या ट्राई इट आउट पे हम क्लिक करते हैं, तो आपकी ये दूसरा जो पैनल है वो ओपन होता है। उसके अंदर आप रिव्यू की जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो यहाँ पे आती है। जो पैरामीटर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ एक पैरामीटर जा रहा है और वो है मैक्स रेटिंग, तो आपने मैक्स रेटिंग को यहाँ पे डिफाइन किया है। आप चाहें तो दूसरा पैरामीटर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में खुद ब खुद यहाँ पे आ रहा होगा। आपको उसे फील करना है, फील करने के बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके अगेंस्ट आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको रिस्पांस शो कर देगा। जैसे हमें इसने 2 रिस्पांस शो किए, एक रिस्पांस था 404 और दूसरा था आपके पास 200। तो दोनों एरर क्यों आए? एक रिस्पांस सक्सेसफुल था और एक एरर था 404, इसका मतलब है वो चीज हमें नहीं मिली। अच्छा अब हम एपीआई के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं। इंटरक का मतलब क्या है? मैंने यहाँ से 5 लिखा, 5 लिखने के बाद क्लिक किया, वो वहां पे गया और उसने हमें रिस्पांस दे दिया, तो ये इंटरक करना बता रहे हैं। इंटरक करना बहुत ही आसान था, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। हमने ट्राई आउट के ऊपर क्लिक किया, पैरामीटर पास किया, और जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम पास किया था तो हमारे पास 404 का एरर आया था। ठीक है, आया था 404। तो ये 404 का एरर क्यों आया था? क्योंकि इसने अपने करंट सर्वर जहां पे एग्जीक्यूट हो रहा था वहीं पे इसने इसको चला दिया। तो इस यूआरएल पे आप कभी भी रिव्यूज फाइंड करेंगे वो मौजूद ही नहीं है। असल में जो आपके रिव्यूज मौजूद हैं वो इस यूआरएल पे मौजूद है। तो राइट क्लिक करके आपने कॉपी यूआरएल कर लेना है, और उसके बाद सर्वर्स लिख के, की सर्वर्स लिख के उसकी जो वैल्यू है वो आप डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो सर्वर्स की वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन की है। अच्छा, मैंने सर्वर पे डायरेक्टली सर्वर लिख दिया, लेकिन इसका रूल क्या कह रहा है कि सर्वर, और सर्वर के बाद आपने माइनस स्पेस URL, मुझसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई है जो अब इसको थोड़ा सा तंग करेगा। ठीक है, तो हमें बस उस तरीके से यानी माइनस URL वाला जो काम था ये काम कर लेना है। ठीक है, तो 4.5 ये इंपॉर्टेंट थी जो कि हम देख चुके हैं। कंट्रोल A कंट्रोल V, ये भी काम हो गया था। 4.6 देख लेते हैं, इसके अंदर हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर आपकी एपीआई बन गई है जिसके अंदर आप रिव्यूज पे क्लिक करके कोई भी रिस्पॉन्स भेजेंगे, कोई पैरामीटर पास करेंगे, ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है, वैल्यू पास करनी है, एग्जीक्यूट करना है, और नीचे ये आपको रिस्पॉन्स बताएगा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो इसने इस URL पे गया, ये वैल्यू पास किया और आपके पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है। देखें, तो बॉडी भी आपके यहाँ पे शो कर दी कि इसमें रिस्पॉन्स में है क्या। रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो भी आप यानी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं सर्वर इन्फो के बाद इसको आप यानी सर्वर का जो URL है वो डिफाइन कर दें। तो पोजीशन कहीं भी रखें, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको बॉटम पे नहीं करें, इसको कट करके पास से पहले लिए। ठीक है, काम वही कर रहा है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी दोस्तों, ओके, आवाज आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया, आपको दोबारा हमने सर्वर पे रिस्पांस भेजा, तो रिस्पांस 200 का आया। बॉडी के ऊपर तमाम की यानी जैसन फॉर्मेट पे चीजें भी शो हो रही हैं, वो चीजें हमारे पास आ गई। आपने चैप्टर 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और इसके अंदर आपने क्या सीखा कि मिनिमम कोड क्या है, एडिटर के अंदर क्या चीजें हैं, टूल बार क्या होता है, स्विगर एडिटर क्या होता है, आपके पास UI डॉक्स पैनल क्या है, टूल बार का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम कोड क्या है, आपको वर्जन डिफाइन करना है। इन्फो के अंदर दो चीजें, टाइटल और वर्जन डिफाइन करना है, और मिनिमम पाथ वो एम्प्टी आप रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप कोई भी गेट या पोस्ट या पुट जो भी एक्शन है वो एक्शन डिफाइन करते हैं URL के थ्रू, और उसको आप फिर डिफाइन करते हैं कि इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या रिक्वेस्ट लेके जाएगा, मीटा डेटा वगैरह, और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा। अब वो दूसरा काम, अभी तक हमने क्लाइंट के जरिए कुछ मीटा डेटा सर्वर तक भेजा, उसने उसको प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स किया, पूरी की पूरी बॉडी उठा के उसने हमें दे दिया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसके करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स। तो HTTP रिस्पॉन्स जो है लाइक 200 अभी आपने देखा, इसी तरह 200 से लेके पूरी लिस्ट है 299। तो आपके जो स्टेटस कोड होता है ना, वो हमेशा 3 डिजिट आपके क्या है, क्या नाम है, स्टेटस कोड होता है। अब ये जो 3 डिजिट है ना, इसकी पूरी एक लिस्ट है। वो लिस्ट हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे सेव की हुई होगी यकीनन, एक मिनट, readme.md ये URL है। ये देखिए ना, HTTP रिस्पॉन्स जो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। 100 से 199 तक जो इंफॉर्मेशन आपके रिस्पॉन्स आते हैं उनके अगेंस्ट है। सक्सेसफुल जो रिस्पॉन्स आते हैं वो 200 से 299 तक हैं। आपकी रीडायरेक्शन मैसेज वगैरह जो है वो 300 की सीरीज है। क्लाइंट के जो एरर्स होते हैं वो 400 की यानी आपके पास हैं, और जो सर्वर्स के एरर्स हैं वो 500 की सीरीज में आते हैं। और वो क्या सीरीज है, एक एक को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 200 वाले आप एक्सप्लोर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 200 का मतलब ओके है, यानी पुट गेट हैड जो भी आपको होता है सक्सेसफुल। इसी तरह कोई रिक्वेस्ट, तो ये एक एक चीज आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं करने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस पूरी एक सीरीज है
स्टेटस कोड 3 डिजिट पे डिपेंड करते हैं और 3 डिजिट तो ये हम देख के ही पहचान सकते हैं। अगर वो 2 से शुरू हो रहा है तो वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस हैं। क्लाइंट के जो एरर्स होते हैं लाइक 404 तो क्लाइंट के ऊपर शो होता है, तो वो आपके पास क्या है, क्लाइंट एरर्स हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से रिस्पॉन्स स्टेटस कब शो होते हैं। ओके, हम जो HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, एक रास्ता है जिसके जरिए आप कोई भी चीज क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हैं। HTTPS हो गया, वह सिक्योर हो गया। अब इसके अंदर जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं तो वो एक यानी पैकेज बंडल बन के आपकी क्लाइंट की मशीन से सर्वर तक जाते हैं। उसमें बहुत सारे इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स और बेशुमार चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो 7 API वगैरह जो लेयर्स होती हैं वो उसमें। अच्छा, तो ये चीजें हैं। HTTP रिस्पॉन्स की अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो रिस्पॉन्स आते हैं वो रिस्पॉन्स क्या क्या है। अभी 200 वाली सीरीज की हम बात कर सकते हैं। लाइक 200 का मतलब है सक्सेसफुल, 201 का मतलब क्या है, 202 का मतलब क्या है। तो रिस्पॉन्स जो सक्सेसफुल आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हम देखेंगे, और ये हमेशा 3 डिजिट आपके होते हैं। हेडर मीटर डेटा वगैरह भी हम भेजते हैं जो कि अभी हमारा पार्ट नहीं है, और देखते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्स आएगी उसकी बॉडी क्या होगी, उसकी टाइप क्या होगी, किस तरह हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, जेसन स्कीमा ये डिफाइन करता है आपके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, जो कि आपने देखा कि मैं कह रहा हूं कि मैक्स रेटिंग का एक वेरिएबल होगा जो हम पास करेंगे। तो वो जो है हम जेसन स्कीमा जो रिटर्न हो रहा है या जो जा रहा है उसको डिफाइन कर रहे हैं। यमल स्कीमा उसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जेसन स्कीमा का आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो डेटा टाइप है, प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफाइन करना है। आपको जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। जेसन के अलावा दूसरे फॉर्मेट भी हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है, एक्सएमएल। एक जमाने में एक्सएमएल में एपीआई आपको रिस्पॉन्स करती थी, फिर स्टैंडर्ड कर दिया कि जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका रिस्पॉन्स आया। उसकी बहुत सारी बुनियादी वजह है। आपकी जो HTML है ना, वो भी पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद वो ब्राउजर उसको डिस्प्ले करता है। तो डायरेक्टली जो डेटा है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट जिसको बहुत आसानी से डेटा को समझ सकती है, स्ट्रक्चर को समझ सकती है, वो जेसन फॉर्मेट है। तो जेसन फॉर्मेट को क्लाइंट ब्राउजर जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में रीड करता है। तो इस वजह से स्टैंडर्ड बना दिया है कि जो भी हम एपीआई का रिस्पॉन्स करवाएंगे वो मैक्सिमम जेसन फॉर्मेट में ही रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, एक इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है कि कर लें। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि XML में कर लें तो कर लें, आप CSV में चाह रहे हैं आप उस पर कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि आप जेसन फॉर्मेट के ऊपर एपीआई का रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएं। सही नाम, आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों? सर नाम ऑनलाइन नहीं है। ओके, मे बी वो इंटरनेट प्रॉब्लम उनकी उस तरफ चल रही है, ठीक है। तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें भाई, हमने कहा रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सेस जो है 200 का जब रिस्पॉन्स आए तो उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। डिस्क्राइब ये सिंपल है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ये यानी जब भी सक्सेसफुल होगा तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दो। फर्ज नहीं कि यही हो, ठीक है। आप चाहे तो उसका मैसेज कुछ भी शो करवा सकते हैं। कंटेंट, तो आपका जो बॉडी है, बॉडी का जो कंटेंट है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है, एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट। तो जेसन के अंदर आपका डेटा रिटर्न होगा। अभी आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी थी, ये आ रहा था ना 5 वाला, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया किसमें आया, जेसन फॉर्मेट, की वैल्यू पेयर, इसको हम जेसन कहते हैं। तो ये की वैल्यू पेयर है। लाइक मैसेज आया है, मैसेज लिखा हुआ है, फैमिली लिखी हुई है, ठीक है। मैसेज है, रेटिंग है, UUID है, और क्या है, यूजर आईडी। कितनी चीजें, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम है। पहला कॉलम होगा मैसेज का, दूसरा कॉलम होगा रेटिंग का, तीसरा कॉलम होगा UUID, और फोर्थ कॉलम जो होगा वो यूजर आईडी। तो इस तरह यानी ये कॉलम है और बाकी ये एक एक रो है जो मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं टेबलो फॉर्म में बात करूं तो ये रो है, और वैसे जेसन में करें तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चीजें आपने देखिए डिफाइन की कि भाई क्या है, 200 का रिस्पॉन्स होगा, रिटर्न जो होगा जेसन में होगा, स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। टाइप देखें, अभी मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो रिटर्न हुआ है ये क्या है, पूरा डेटा भी ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहें तो वो प्रॉपर्टी भी हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। इसमें क्या किया हमने, देखें स्टेटस कोड, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मीडिया टाइप। मीडिया टाइप ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी जो रिस्पॉन्स है बाय डिफॉल्ट इस एपीआई का वो रिस्पॉन्स क्या है, किस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है हमें डेटा दोस्तों, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में कर रहा है, जेसन फॉर्मेट में कर रहा है। तो मीडिया टाइप, मीडिया यानी जो इसको रीड करिए क्लाइंट के ऊपर ये जो ओपन होगा तो उसे हम कह रहे हैं मीडिया टाइप। और मीडिया टाइप यहाँ पे जो हमने डिफाइन की हुई है वो क्या है, एप्लीकेशन जेसन। तो ये मीडिया टाइप कहलाती है। तो मीडिया टाइप हमने डिफाइन की हुई है। ये मीडिया टाइप दूसरी भी हम कर सकते हैं। स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं हम, ओपन एपीआई फ्लेवर ऑफ जेसन स्कीमा। तो हम जेसन स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि क्या डिफाइन करता है, आपको डिस्क्राइबिंग द डेटा। तो डेटा को किस तरह हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हम देखेंगे। लर्निंग जेसन स्कीमा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। 200 का जो रिस्पॉन्स है किस तरह आ रहा है, उसके अगेंस्ट क्या क्या डिटेल आपको शो करवानी है, और उसके बाद क्या है रिस्पॉन्स डेफिनेशन, ये हमें देखनी है कि रिस्पॉन्स की क्या क्या डेफिनेशन है। मुझे 1 मिनट देगा, कुछ आपको भी सवाल है, कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है, मीडिया टाइप जो है ना, मीडिया टाइप क्या है, जैसे मिमी भी हम इसको कहते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। तो असल में क्या होता है कि हम डेटा को भेजते हैं एक क्लाइंट के पास या मेल पर्पस के लिए, तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टाइप है। तो हम जेसन फॉर्मेट में भेज सकते हैं, हम एक्सएमएल फॉर्मेट में भेज सकते हैं, हम सीएसवी फॉर्मेट में भेज सकते हैं, हम पीएनजी फॉर्मेट में भेज सकते हैं, और आगे जाके आप देखेंगे आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट भेजेंगे लेकिन वो जो प्रोसेस होगी वो होगी आपकी क्या नाम है, एसवीजी। ठीक है, तो एसवीजी जो आपकी यानी इमेज होती है उसमें आप उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इस तरह की भी यानी आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मली हम जेसन फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 डिजिट थे। अभी हमने देखा ये लिंक जाके इस लिंक के अगेंस्ट आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा यूआरएल कहां से लेके कहां तक। तो नॉर्मली 100 से 500 के दरमियान आपके पास पूरी क्या है, लिस्ट है 599, और इसके अंदर पूरी डिटेल मौजूद है। 1 से इंफॉर्मेशन आती है, 2 से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके सक्सेसफुल जो रिस्पॉन्स होते हैं, 3, 4, 5। तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं जो यूआरएल से अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। अच्छा, अब हम स्कीमा को डिफाइन करने जा रहे हैं और टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं कि देखिए प्रॉब्लम क्या है। हमारी जो यूयूआईडी है वो स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग डाल सकता है। हमारा जो मैसेज है वो भी स्ट्रिंग है। रेडिंग जो है नंबर है, नंबर हम कह रहे हैं 1 से 5 तक आप डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि भाई कोई भी अगर नंबर डालेगा तो कोई 1.5 भी तो डाल सकता है, कोई 20 भी तो डाल सकता है। यहाँ कहीं रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाई है? नहीं लगाई। इसी तरह आपकी यूजर आईडी अगर वो ब्लैंक छोड़ता है तो इसका मतलब है वो कोई इनॉर्मली जाके कोई रिव्यू करना चाह रहा है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम में अलाउ किया हुआ है, तो उसकी यूजर आईडी यहाँ पे नहीं पास होगी, तो उसको नल भी छोड़ सकता है। तो यहाँ पे नंबर वाला जो है ये थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई 1 से 5 तक की वैल्यू ले, और ये सिर्फ होल नंबर पे, ये सिर्फ आपके नंबर्स ने जो पॉइंट्स के अंदर नंबर आते हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्ट हमें करना है, और ये जो रिस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं ये जेसन स्कीमा के जरिए हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये थोड़ी सी देर बाद हम देखते हैं, बल्कि हमने देख चुके हैं यार। ये देखें रेडिंग वाला काम था, ये देखें जी, ये दिख रहा है। आपने रेडिंग डिफाइन किया था, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर दिया था। तो यहां पे आपने सॉरी जी, ये आपने डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, तो इसकी लिमिट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसके होल नंबर कि अगर हमने नंबर को होल नंबर के तौर पे ही लेना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले इसकी देखिए जो टाइप है ना, टाइप आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है नंबर, इसको आपने कर दिया इंटीजर।
ठीक है, तो पॉइंट में आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसने क्या किया था, रेडिंग के बाद ही उसके साथ इंटीजर बता दिया, मिनिमम और मैक्सिमम भी बता दिया। ठीक है, तो यहां पे आपने रेटिंग के बाद मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 इसको डिफाइन करवाइए। स्कीमा में प्रॉपर्टी ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वैसे नेम के बाद ही हम डिफाइन करते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव करके डिस्क्रिप्शन इंक्वायरी यहीं पे आप डिफाइन कर दें, मैक्सिमम या मिनिमम पहले डिफाइन कर लें। मिनिमम 1, एरर क्या आ रहे हैं, लाइन नंबर 18 पे आ रहा है, और इसको मैं फिल वक्त नंबर ही करता हूँ, इंटीजर की स्पेलिंग देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया नंबर, ये रिमूव हुआ। अच्छा, ये इसके अंडर में आएगा ना, और जो चीज इसके अंडर में आएगी वो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह डिफाइन हो रही थी, लाइक आपने जो टाइप डिफाइन किए प्रॉपर्टीज के एट्रीब्यूट्स के साथ होगी। ठीक है, अभी लास्ट वाले के अंदर इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, या जो हमारे पास 4 पॉइंट, इसकी एग्जांपल क्या है 5.2, 5.7 के अंदर ये सारे काम हम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद इसको हम उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 5.7 के अंदर ये सारी चीज हमने डिफाइन की। देखें, प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड हो गई है, और ये सिर्फ नंबर ही आपसे लेगा। अगर मैं 6 डालता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, लेट्स सी। क्या डाली है मैंने, वैल्यू 6 डाली है। क्या डबल डबल तो शो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स कोड, डेफिनेशन, रेटिंग। ओके, रेटिंग यहाँ पे शो हो रही है 1 से 5 तक। अच्छा, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की ना, ये तो रिस्पॉन्स है, तो आपका जो रिस्पॉन्स स्कीमा आ रहा है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट। तो जेसन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं आप देखेंगे कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये रिस्पॉन्स का क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्कीमा। ऊपर वाला जो स्कीमा है वो किसका है जी, ऊपर वाला स्कीमा किसका है, ये रिक्वेस्ट का है, जो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, और नीचे वाला जो है रिस्पॉन्स का है। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं सर। ओके, नहीं आगे चलते हैं, और फिर ये इस कोड तक हम आएंगे, फिर इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी तो जैसे हमने देखा है कि क्या क्या चीज है। अब ये रिस्पॉन्स डिफाइन करना हमें बता रहा है कि भाई जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स का मैसेज क्या हो, उसकी मीडिया टाइप क्या हो, और आपका जो स्कीमा है, स्कीमा एरे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, एरे में कुछ भी हो सकता है, तो एरे में आप टेक्स्ट पास करें, स्ट्रिंग पास करें, कुछ भी हो सकता है।
तो अभी आपका जो डेटा है एरे अगर आप डिफाइन करते हैं तो कोई भी डेटा उसमें आ सकता है, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे होना चाहिए, उसमें कोई भी आपके यानी एरे हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, ठीक है। डायरेक्टली इंटीजर दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, तो यहाँ पे देखिए इसने पास करके आई थिंक एक टेस्ट केस भी नीचे बनाया है, ये प्रॉपर्टी वाला काम इसने करके दिखाया है जी। ये देखें, ये भी आपका क्या है, एक एरे, ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग इनवैलिड, लेकिन जो लास्ट वाला ये एक एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई कोई भी वैल्यू क्या हो रही थी, जैसन की रिटर्न हो रही थी, वो आपको कह रहा था कि भाई ये केस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आपने बताया था कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न करेगा आपको एरे, ठीक है। लेकिन अगर वो टैग्स रिटर्न करता है या एम्प्टी रिटर्न करता है, तो असल में देखा जाए तो ये भी हमारा जो केस है, एम्प्टी आपके पास जो आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो रेटिंग है ना, रेटिंग की लाजमी होना चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है वो 1 से 5 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी थी, और उसके लिए फिर हम स्कीमा की टाइप डिफाइन करेंगे। वो होल नंबर नहीं होना चाहिए, सॉरी वो होल नंबर होना चाहिए और फिक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, और जो भी अब आपकी यानी वैल्यू शो हो रही है, मुझे बताएं हमारे पास 4 कॉलम शो हो रहे थे, कौन कौन से अभी हमने देखा था जी, 4 कॉलम कौन कौन से? हमारा मैसेज है, रेटिंग है, यूआईडी है और यूजर आईडी है, ठीक है। इसका मतलब है ये स्कीमा शो हो रहा है, मैं एक एक कॉलम की यानी फील्ड की एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूं कि इसमें क्या डेटा आना चाहिए, ठीक है। यानी आप रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, आप उनकी डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, यही चीज हम बता रहे हैं भाई। रेटिंग जो है ना, अच्छा मैक्स रेटिंग हम पास करते थे, जो कि रिक्वेस्ट बन के एज अ पैरामीटर जाता था। ये रिस्पॉन्स जो आया है ये उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई रेटिंग की जो वैल्यू आप शो कर रहे हैं जेसन के अंदर, उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। यानी जो आपका स्कीमा बन के आएगा उसकी डेटा टाइप वगैरह वो तमाम चीजें आपने प्री डिफाइन की हुई हैं कि इस फॉर्मेट में ही आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो एरर वगैरह शो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चली है। अच्छा, तो हमें पता चल रहा है कि प्रॉपर्टीज से हम क्या फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो डिफाइन करते हैं, किसकी, जो स्कीमा आ रहा है, जो रिस्पांस आ रही है, जो रिस्पांस आ रहा है ना, इस रिस्पांस के अगेंस्ट के मैसेज में क्या सिर्फ स्ट्रिंग शो करो, रेटिंग के अंदर होल नंबर होना चाहिए, 1 से 5 तक का होना चाहिए, और वो आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए, फ्लोट नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो रिस्ट्रिक्ट करने वाला काम है ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ये हम स्कीमा के थ्रू कर सकते हैं। और ये स्कीमा किसका है दोस्तों, इस स्कीमा का नाम क्या है, कौन सा स्कीमा है, जेसन स्कीमा, रिस्पांस का, जेसन स्कीमा, रिस्पांस जेसन स्कीमा। मीडिया टाइप इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा डेटा किस स्ट्रक्चर में आएगा। अच्छा, अब देखें जब हमने इस केस के थ्रू किया, तो अब अगर हम देखें कोई रेटिंग पास करता है और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दे तो ये भी रॉन्ग केस होगा। कोई क्या करता है, रेटिंग पास करे उसमें बुलियन वैल्यू पास कर दे, ये भी रॉन्ग होगा। कोई क्या करता है, रेटिंग 100 पास कर देता है, क्योंकि अभी आपने मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन नहीं किया ऊपर वाले स्कीमा के अंदर, आपने कहा सिर्फ नंबर होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, उसको बोल रहा है ट्रू, ठीक है। और कोई रेटिंग के अंदर 100 और उसके अलावा दूसरी वैल्यू भी पास कर देता, की वैल्यू, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा वैल्यू आए, आपकी जो कीज वैल्यू आ रही हैं वो भी स्टैंडर्ड की होना चाहिए। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन या आपकी जो फील्ड है उनकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, जैसे डेटाबेस के अंदर हमने किया था कि ये कॉलम है, ये प्राइमरी की है, इसकी ये चीजें यानी इसकी ये डेटा टाइप होगी, वो सारी चीजें इसी तरह हम उसकी स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या चीजें होंगी। तो हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि रेटिंग है, रेटिंग की टाइप नंबर होगी, इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, चारों कॉलम के अगेंस्ट मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूं। तो अभी सिर्फ मैं किसके अगेंस्ट डिफाइन कर रहा हूं, रेटिंग के। रेटिंग की टाइप, उसका मिनिमम, उसका मैक्सिमम, ये आपने डिफाइन कर दिया रिस्पॉन्स के लिए, याद रहे। अभी मैं एज अ पैरामीटर पास करने वाली बात नहीं कर रहा, ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है ये उसके अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेटिंग 1 पास की, ओके एक्सेप्ट होगी। आपने रेटिंग माइनस में पास की, क्योंकि आपने जो रेंज दिए वो 1 to 5 दिए,
उससे ना कम ना उससे ज्यादा। अच्छा लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला वैलिड कह रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर आपने डेटा टाइप क्या डिफाइन किए, नंबर, ऐसा ही है। तो आपकी 1.43 क्या नंबर नहीं है, लेकिन ये नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर, ये फ्लोट डेटा टाइप है। हमें तो होल नंबर चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5। ये डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट वैल्यू कहूं या होल नंबर कहूं, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, फ्लोट नंबर नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर आपने नंबर से आप कन्वर्ट कर देना है इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर आप डिफाइन कर देंगे, और आई थिंक मैंने यहाँ पे इसकी डेटा यहाँ भी इंटीजर हम कर सकते हैं, और यहाँ भी हमने इंटीजर पहले ही किया, ठीक है। इंटीजर और नंबर के दरमियान फर्क समझ आ गया, और ये प्रॉपर्टीज क्या काम करती है। अब देखें, अब इसको जरा समझें। हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। आपके पास जब मैंने 5 डाल के वैल्यू पास की, ये पूरा का पूरा यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, और लास्ट के अंदर अगर मैं आऊं तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एरे। अच्छा अब एरे के अंदर एक एक एलिमेंट पास हुआ, आइटम, यहां से लेके यहां तक एक डिक्शनरी है, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी डिक्शनरी है, यहां से लेके यहां तक तीसरी डिक्शनरी। तो एरे के अंदर क्या है, आपके आइटम्स हैं, आपकी क्या है, कंटेंट है। तो आपकी जो आइटम्स हैं, इन आइटम को आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज होगी, आपकी जो एरे पास हुआ, रिटर्न रिस्पॉन्स आया, उसका पहले यानी जो आइटम्स है ना उनको डिफाइन कर। हमें जो आइटम्स जो होंगे वो क्या होगी, उसकी टाइप ऑब्जेक्ट। तो आप देखें जितने भी आइटम आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है ना, डिक्शनरी के अंदर पास हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, उसकी पोजीशन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो इस वक्त सेट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज को, वो क्या है, आपकी रेटिंग। तो यहाँ पे देखें रेटिंग की कई वैल्यू है, ये देखें आ रही है रेटिंग की। तो हम रेटिंग को सेट कर, और रेटिंग में हमने कहा ये इंटीजर होगा। तो आप देखें जितनी भी वैल्यू इंटीजर है, और उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो मिनिमम 1 और यहाँ पे 5 यानी वो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह अगर आप करके यानी रेटिंग को ही सर्च करें इतनी सारी जगह पे, तो 1 से 5 तक ही सारे डेटा के अंदर। अब आपने जब ये कैश सेट कर दिया, अपना स्कीमा सेट कर दिया, तो अब देखें कोई माइनस में नंबर पास करे इनवैलिड, कोई पॉइंट में पास करे इनवैलिड, और सिर्फ 1 to 5 की रेंज के अंदर नंबर देगा तो वो परफेक्टली उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको इनवैलिड कहेगा, ठीक है। तो आपने इसको करेक्ट कर दिया रिप्रेजेंटेशन रेटिंग की। तो पहले आपका डेटा शो तो हो रहा था, नंबर शो हो रहा था, लेकिन अब आपने अपनी मर्जी का डेटा डिस्प्ले करवाया, रिस्ट्रिक्ट करते हुए डिस्प्ले करवाया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये आपने देख लिया 200 से 290 तक जो है हमारे पास स्टेटस कोड हैं, जो कि यानी सक्सेस के अगेंस्ट आपको मिलते हैं। तो इनको आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं, और लाजमी उसको आप स्टडी करें। कुछ की इसने एग्जाम्पल दिए, 101 का मतलब स्विच प्रोटोकॉल है, 200 का मतलब ओके है, 201 का मतलब जो भी आपने रिसोर्स है वो क्रिएट हो चुकी है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ आपके पास क्या है, एरर्स हैं। एरर्स की इंफॉर्मेशन बताया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो इंफॉर्मेशनल होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं उनमें सक्सेस होती है, रीडायरेक्ट होते हैं तो वो आपके यानी क्या होते हैं, 3 से स्टार्ट होते हैं। क्लाइंट साइड के ऊपर जो आपके पास आते हैं एरर्स, वो आपके पास 4 से, और सर्वर्स एरर्स जो होते हैं वो 5 की सीरीज से आ रहे होते हैं। तो ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बता रहा है जो पता होना चाहिए जब आप एपीआई डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो, बैकएंड डेवलपर के तौर पे काम करें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मीडिया टाइप या मिमी जो हम इसको कह रहे थे, तो मिमी ऊपर इसने स्टैंड फॉर बताया था कि ईमेल्स वगैरह के लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस्तेमाल होता है मीडिया के लिए। तो मीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये आपका इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड। तो मीडिया टाइप बाय डिफॉल्ट जो अभी स्टैंडर्ड किया हुआ वो क्या है जी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। मीडिया टाइप स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त, जेसन सर, जैसन है। और इसके अलावा कौन कौन से कर सकते हैं, एक्सएमएल कर सकते हैं, इमेजेस में पीएनजी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ रिस्पॉन्स करवा सकते हैं, लेकिन पहले जैसे एक्सएमएल इस्तेमाल होता था, टेक्स्ट भी आप यानी सीएसवी फॉर्मेट पर भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आप मीडिया टाइप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये मिमी जो है इसकी पूरी यानी इसने लिस्ट वगैरह दी हुई है कौन सी कब इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, टेक्स्ट है, ऑडियो, इमेज है, फॉन्ट्स हैं, ये सारी की सारी प्लेन टेक्स्ट के अंदर इमेज, पीएनजी वगैरह आपके अंदर रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो ये मीडिया टाइप है जो कि डिस्प्ले होते हैं। एचटीएमएल मार्कअप वगैरह भी आप यानी रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। तो हम जेसन को इस्तेमाल करते हैं और जेसन को इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह क्या थी, क्योंकि ये बहुत फास्ट परफॉर्म होता है। हमने चीज पढ़ी कि HTML तक पहले कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट में, देन उसको ब्राउजर क्या करता है, रीड करके डिस्प्ले करवाता है। तो ऐसी चीज जो ब्राउजर उसको बहुत फास्ट वे में समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट को आपके जो भी वेब ब्राउजर हैं बहुत फास्ट रीड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं वो जावास्क्रिप्ट से रेलेवेंट जो होती हैं वो क्लाइंट साइड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत फास्ट आपको रिजल्ट देती है। ओके, तो ये मिमी की यानी इसने टाइप बताई है भाई, HTML होती है, टेक्स्ट CSV होती है, इमेज PNG होती है, जेसन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं XML होती है। इनकी कम्बिनेशन के साथ भी हो सकती है कि इमेज डिस्प्ले होगी XML फॉर्मेट के अंदर आ रही होगी, SVG फॉर्मेट के ऊपर जो आपकी इमेज वेक्टर इमेज वगैरह होती है उसमें डिस्प्ले करेगी। अच्छा, ये डिस्क्राइब वाला हमने पहले देख लिया था। एक एक चीज बता रहे हैं। 200 ओके रिस्पॉन्स है, ये ह्यूमन रीडेबल है, कुछ भी आप इसमें लिख दें जो भी डिफाइन करना चाह रहे हैं। कंटेंट की टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ये मीडिया टाइप है, जेसन XML या दूसरी कोई टाइप है। स्कीमा, तो स्कीमा क्या है, स्कीमा ऑफ अ बॉडी रिस्पॉन्स, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अगेंस्ट ये बता रहा है भाई ये क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। टाइप एरे, एरे हमें पता है कि भाई इस स्कीमा के अंदर एरे आएगा। एरे में क्योंकि बहुत सारे आइटम हैं, वो आइटम में क्या है, वो ऑब्जेक्ट है यानी डिक्शनरी है, और उसके अंदर आप एक यानी की निकालें और वो की मैसेज है, UUID है, यूजर ID और रेटिंग है, हमने यही पढ़ा था। तो इंडिविजुअल आप एक एक को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसने आगे जाके डिफाइन भी किया है। तो ये हमने 200 रिस्पॉन्स को देख लिया, उसके बारे में हमने लिखा था, ठीक है। फिर कंटेंट टाइप वगैरह स्कीमा वगैरह डिफाइन कर लिया, या फिर वही एरे आपने बनाया, एरे के आइटम की आपने टाइप बताई। फिर प्रॉपर्टीज, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज है, उसमें 4 कॉलम है, तो पहला कॉलम निकाला और उससे वैलिडेंट आपने उसकी डेटा टाइप डिफाइन की, इंटीजर, यानी इसके अंदर फिक्शन नंबर नहीं जा सकता, फ्लोट नंबर नहीं जा सकता, इसमें स्ट्रिंग नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा इंटीजर नंबर, होल नंबर, जिसकी मिनिमम रेंज 1 होगी और मैक्सिमम आपकी जो रेंज होगी वो 5 होगी, यानी ना तो आप 1 से कम डाल सकते हैं और ना ही आप 5 से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्स की बात होती है। एरे हमें पता है YAML फॉर्मेट। अब ये देखें आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर ये आता है तो ये वैलिड है, रेटिंग आता है तो ये भी वैलिड है, रेटिंग 5 आता है, और फॉल्स के साथ एक एक्सटर्नल आपके पास कोई यानी की आ जाती है। अच्छा, ये की तो पास नहीं की इसने, डायरेक्टली क्या किया, ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा क्या है आपकी एक सिंगुलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फॉल्स बुलियन वैल्यू। तो ये अगर डिक्शनरी के अंदर होता ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि डिक्शनरी में नहीं है तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। UUID है, मैसेज है, यूजर ID है, UUID उसकी यूनिक ID है, यूजर ID अगर कोई यूजर हमारे पास पहले से बना हुआ है, उसकी प्रोफाइल है, उसके साइन अप डिटेल है तो यूजर ID में जाता है, और अगर मौजूद नहीं है तो वो क्या करता है, उसको नल छोड़ देता है, ठीक है। तो नलीफाई यहाँ पे डेटा टाइप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, UUID, मैसेज और यूजर ID। उसके बारे में बता रहे हैं कि यूजर ID आप नल भी छोड़ सकते हैं, और ये क्या है, स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप है। UUID भी स्ट्रिंग है, और वो UUID वर्जन 4 के जरिए हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग वैल्यू टाइप होती है, हैश टाइप होती है। मैसेज आपको सिंपल पता है, मैसेज की ये लेंथ भी डिफाइन कर देगा, लाइक 39, 36, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखें आपने रेडिंग और मैसेज में 1 दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये क्या, इनवैलिड। आपने मैसेज के अंदर हेलो दिया, उसको एक्सेप्ट करेगा। आपने मैसेज के अंदर एम्प्टी छोड़ दिया लेकिन वो स्ट्रिंग ही एम्प्टी है तो ये वैलिड है। ये UUID के बारे में दे रहा है कि भाई इस तरह के रिस्पॉन्स है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट होती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिफाइन करेंगे। ये देखें आपके, देखिए 4 हाइफन आ रहे हैं, पहला हाइफन है नहीं, पहला हाइफन है नहीं, हाइफन तो नहीं, ये कह रहा है 0 से 9 तक, स्मॉल a से लेके स्मॉल f तक, और
कैपिटल ए से लेके कैपिटल एफ तक हेक्साडेसिमल कोड जो होते हैं ना, तो ये हेक्साडेसिमल कोड जो है वो आपके जनरेट कर रहा है जिसमें 16 डिजिट होते हैं। तो हेक्साडेसिमल आपके जनरेट कर रहा है और उसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी 36। तो इसका मतलब है ये जो आपकी यूयूआईडी जनरेट हो रही है, ये देखें यूयूआईडी जनरेट हुई है, इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ऊपर टॉप पे बताइए अभी यूआईडी की कितनी होगी लेंथ, 16 39, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें यानी एक्सेप्ट हो रही हैं उसने बता दिया कि भाई क्या क्या एक्सेप्ट होगा, 0 से 9 एक्सेप्ट हो सकता है, स्मॉल ए से स्मॉल एफ तक, कैपिटल एफ से लेके कैपिटल एफ तक, और इसी तरह हाइपन की वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी। तो ये चीजें यानी आपकी नहीं एक्सेप्ट होंगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो रेगुलर एक्सप्रेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पीछे पूरी थ्योरी है, स्टेट्स मशीन के कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके अंदर ऑटोमेटा की थ्योरी पूरी आती है। तो जस्ट सिंपल कर रहे हैं यार, एक पैटर्न हम बताते हैं, वो फाइंड करते हैं, अगर वो पैटर्न होता है तो डेटा रिटर्न होता है, अदरवाइज डेटा रिटर्न नहीं होता, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। वरना रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, यूजर आईडी को हम नल भी छोड़ सकते हैं। तो नल एबल यहाँ पे क्या हो, डेटा टाइप इन्होंने डिफाइन कर दी कि चाहे तो उसमें वैल्यू डाल दें और अगर नहीं डालेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो नल एबल से ये डेटा टाइप का फायदा है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, डेटा टाइप नल एबल ट्रू कर दिया, तो कोई खाली भी छोड़ सकता है और चाहे तो उसकी वैल्यू डाले तो वो आ सकती है। तो हमारे इसके अंदर ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ कहीं इन्होंने किया है नल एबल, किस पे अप्लाई किया नल एबल, यूजर आईडी पे, यूजर आईडी पे। इसका क्या यानी मतलब है, यूजर आईडी खाली हम कब छोड़ते हैं, यानी यूजर आईडी ना भी आए तो ना भी दे क्योंकि ये कह रहा है कि एनोनिमस कोई भी आके रिव्यू कर सकता है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर एपीआई के थ्रू, ठीक है। यही फाइनल आपका कोड है जो कि हमने यहाँ पे किया है, देख रहे हैं ये पूरा कोड हमने डिफाइन कर दिया। इस कोड को एक नजर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एपीआई का वर्जन डिफाइन किया सबसे पहले, सबको नजर आ रहा है सही। मैं अब इसका रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिखा रहा, यूआई डॉक्स को हटा देते हैं, फिर वक्त इसको जूम कर लेते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले वर्जन डिफाइन किया है, हमने जो इंफॉर्मेशन इन्फो के अंदर टाइटल और वर्जन को डिफाइन किया। पाथ्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अभी एक पाथ को हमने देखा रिव्यू, तो रिव्यूज पे हम गए, गेट का ऑपरेशन अप्लाई हुआ, जो डिस्क्रिप्शन में ह्यूमन रीडेबल कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ पैरामीटर जाएंगे तो फिल वर्क एक ही पैरामीटर जा रहा है, पैरामीटर का नाम है मैक्स रेटिंग, उसको आप क्यूरी स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं और उसकी जो टाइप है वो टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। पहले नंबर हुआ था, मैंने अब क्या कर दिया इंटीजर, तो इंटीजर ही पास होगा। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, रिस्पॉन्स जो आएगा, रिस्पॉन्स क्या है, सॉरी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं, ओके मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा 1 मिनट मुझे दिएगा। मुझे ये बताएं कि अब भी नॉइस आ रही है, नहीं सर, यानी स्पीकर हेडफोन सही हो गया, कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ओके, परफेक्ट काम कर रहा है, आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में अभी से हमने 200 के रिस्पॉन्स को डिफाइन किया है, इसके अलावा अगर दूसरे एरर्स आते उनको हमने डिफाइन नहीं किया। तो इन फ्यूचर अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे भी एरर्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आप चीजें डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इट्स टोटली अप टू यू, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो 200 के रिस्पॉन्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। ह्यूमन रीडेबल कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा दें डिस्क्रिप्शन से। कंटेंट के अंदर हम बताते हैं सबसे पहले मीडिया टाइप। मीडिया टाइप में हमने बताया स्कीमा क्या है, स्कीमा जो रिटर्न होगा एरे, पूरा एक एरे जैसा रिटर्न होता है, उसमें से एक आइटम निकालें, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसकी ऑब्जेक्ट यानी जो आपने एक डिक्शनरी निकाली, उस डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, की वैल्यू पेयर्स, तो उसके अंदर रेटिंग भी एक है। रेटिंग के बारे में आपने कहा थी टाइप इंटीजर होगी, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। मैसेज की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। यूआईडी की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और उसका पैटर्न डिफाइन कर दिया आपने। एंड फाइनली यूजर आईडी फिर स्ट्रिंग होगी, उसका भी आपने पैटर्न डिफाइन कर दिया। लेकिन इसको क्या कर दिया, नल एबल ट्रू
ऊपर वाला यूजर आईडी डालना मस्ट है, जबकि यूजर आईडी अगर आप एम्प्टी भी छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली ये जिस सर्वर पे जाके यानी आपकी एक्शन इंस्ट्रक्शन करेगी, आपका सारा प्रोसेसिंग होगी, या जहां पे आपकी एपीआई होस्ट हुई हुई है वो यूआरएल ही है, तो सर्वर के अंदर आपने ये पास कर दिया। इस कोड में किसी को कोई मुश्किल लगी हो? जी दोस्तों, कोई भी मुश्किल काम लगाओ। सर आपने इसकी जो नलेबल जो ट्रू लिखा है, इसमें आपने कहा है कि कोई भी यूजर हो, मतलब आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इधर नलेबल ट्रू का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स के अंदर यानी अगर किसी बंदे का यूजर आईडी नहीं डली, उसका डेटा भी उठा के लिया, ठीक है? मतलब एक जो बैकएंड पे हमारा डाटा है, राव साहब ये ऑप्शनल पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए है कि अगर कोई पैरामीटर ऑप्शनल है तो आप उसमें न देखिए, ये तो उनका यूज केस है ना जो बुक वाले हैं। आपको अगर कोई बताना है कि मेरे रिस्पांस में हो सकता है ये पैरामीटर आए, हो सकता है ना आए, तो आप नलेबल ट्रू कर देंगे। इसका मतलब कि ये ऑप्शनल है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। जी ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल का जवाब, सर मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर, कि हम जिस तरह से इमेज की जगह अगर हमने एसवीजी इस्तेमाल करना है एज एन इमेज, तो हम उसे एक्सएमएल के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सएमएल फॉर्मेट क्या है, मतलब इसमें जो हमें एसवीजी में हेल्प आउट कर देता है? ओके, देखिए एक्सएमएल फॉर्मेट ये एक पुराना तरीका था, जिस तरह जावास्क्रिप्ट या जेसन के अंदर हमारी क्या जाती है की वैल्यू पेयर जाती है, तो एक्सएमएल के अंदर जो होता था ना, हम अपना टैग बनाते थे। जैसे एचटीएमएल में होता है h1, तो मैं अपने पास से बना लूं डिस्क्रिप्शन, टाइटल, तो ये एक्सएमएल फॉर्मेट था, ठीक है? तो कुछ यहाँ पे आपको दिखा भी रहा होगा, ये देख रहे हैं? तो सबसे पहले टॉप के ऊपर हमें ये वर्जन वगैरह चीजें डिफाइन करना पड़ती थी। उसके बाद देखें टेक्स्ट व्यू इसने अपने पास से एक यानी वो बना लिया टैग, बटन इन्होंने अपने पास से एक टैग बना ली, तो आप अपने पास से टैग बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने बात की एसवीजी। एसवीजी जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज बनती है ना, वो वेक्टर इमेज बनती है, जो कि कोऑर्डिनेट की मदद से बनाई जाती है, ठीक है? तो हमें बताना होता है कि कौन सी शेप की एक्स वैल्यू क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, तो वो वैल्यू हम जो पास करते हैं वो एक्सएमएल में या जेसन के अंदर हम रिस्पॉन्स करवाते हैं, और फिर उसके बाद एसवीजी फॉर्मेट के जरिए हम उसको रीड करके रेंडर करवा के एज अ इमेज डिस्प्ले करवा देते हैं। तो उसमें ये काम होता है, ठीक है? यानी जो कोऑर्डिनेट है, जो पिक्सेल्स की वैल्यू है, वेक्टर्स की वैल्यूज है, वो हमने जेसन फॉर्मेट में रिसीव किया, एक्सएमएल फॉर्मेट में रिसीव की, और उसके बाद उसको एसवीजी के जरिए रेंडर करवा दी। क्लियर है? जी सर क्लियर है। मुझे थोड़ा सा और अगर आप बता सकते सर, मैंने अभी थोड़ा सा इसे विकी से देखा, तो विकिपीडिया में जो लिखा हुआ है कि ये तमाम हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रा वगैरह, ये सारे एक्सएमएल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर अच्छा देखें, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है इस चीज को समझे हैं क्या? देखिए, क्लाइंट और बेस का, क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, ठीक है? अब एक तरीका क्या है, मैंने कहा यूजर नंबर 1 का डेटा भेजो, तो मैं पहले रिक्वेस्ट भेजूंगा और सर्वर पर क्वेरी चलेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो रो वापसी मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अब मुझे बहुत सारी यानी बार बार क्वेरी भेजना पड़ रही है। कासिम की जो यानी पहली पोस्ट है, पहली पोस्ट ढूंढो वो लाओ, दूसरी पोस्ट ढूंढो फिर लाओ, तीसरी पोस्ट ढूंढो फिर लाओ, तो ये आना जाना जितना होगा उतना आपको क्या है, प्रोसेस स्लो होगा, आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी, सर्वर पे लोड ज्यादा आएगा। तो इन्होंने एक तरीका बनाया है, इन्होंने तरीका क्या बनाया कि जब फेसबुक पे आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो एक साथ 10 पोस्टें आपको भेज देते हैं, ठीक है? तो आप 10 पोस्ट को एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर आप और जैसे यानी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर रिक्वेस्ट जाती है, वो 10 पोस्ट आपको फिर उठा के भेज देते हैं, ठीक है? तो ये तरीका है कि आप एक एक करके भेजो, या दूसरा तरीका आप 20-20 या 50-50 करके भेजते हैं, तो वो यानी 20 या 50 जो आपका डेटा आएगा वो एकदम से डिस्प्ले तो नहीं होगा ना, आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो डिस्प्ले होता है। तो वो हम जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में क्लाइंट के ऊपर लोकली यानी टेम्परेरी तौर पे सेव करवा लेते हैं, ठीक है?
अच्छा, अब ये XML में और या JSON में हम करवा सकते हैं। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो XML फॉर्मेट को ज़्यादा यानी प्रोसेस करता है, ज़्यादा अच्छी तरीके या फास्टर करता है, तो उसकी आप एक्सटेंशन भी देखते हैं तो वो XML के अंदर यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को भी वो क्या करता है, HTML में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ आपने शायद नोट की होगी, PDF में भी कन्वर्ट कर देता है मुख्तलिफ, यानी आप वर्ड की फाइल को मुख्तलिफ फॉर्मेट में सेव करवा सकते हैं, क्योंकि वो XML फॉर्मेट के अंदर अपनी फॉर्मेटिंग को सेव कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ बोल्ड है, कौन सी चीज़ इटैलिक है, कौन सी चीज़ अंडरलाइन है, तो वो उसको फिर दूसरी लैंग्वेज के यानी ट्रांसफाइल करके उसके अंदर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है। ठीक 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 सर, बहुत शुक्रिया सर। जी, मोस्ट वेलकम। जी, यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल? ये चैप्टर 5 था। जी दोस्तों, सही नाम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर आ रही है, सॉरी मैं बोल रहा था और मेरा माइक म्यूट था। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप कंटिन्यू करें, मैंने बीच में बहुत लेट ज्वाइन किया नेट की वजह से, तो आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने बीच में क्या कुछ डिस्कस किया था। बस मैंने नलेबल पे ही ज्वाइन किया था, राव आपको जो मैंने जवाब दिया था बस ये जो है ना, उसके बाद और बाकी उससे पहले क्या हुआ तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर इस पे कोई बात है तो और बता दें। जी 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 सर, हमने सर यानी चैप्टर 5 की जो लास्ट सॉरी सर एग्जाम्पल कुछ है कह रहे उसको, थे। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि हमने चैप्टर 5 की जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको कंप्लीट डिस्कस कर दिया है एक एक चीज़ को, सो यानी चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। बस तो फिर जल्दी से एक फास्ट पेस पे चैप्टर 6 भी कर लेते हैं। 5-6 करना था ना आज हमें? 5-6 है सर। हाँ तो 6 से एक जल्दी से फास्ट पेस पे कर लेते हैं नहीं ताकि नहीं जो नहीं, हमारा सर 4-5 था, जी आई थिंक 4-5 था। अच्छा 5 था, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। तो ठीक है, जैसे राव साहब का सवाल था और किसी का कोई सवाल है, आई होप कि राव साहब आपको XML और SVG में सर कासिम की बात से जो है ना वो मुतमईन हो गए। जी सर, मैं बिल्कुल हो गया हूँ, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल है किसी का तो बताएं। सर आई थिंक कोई सवाल नहीं है घर में। ठीक है सर, फिर आई थिंक इस पे ख़त्म करते हैं और ओके इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते का अभी तक सर ने शेयर नहीं किया कि टॉपिक्स क्या इस पढ़ाने, तो लेट्स सी कि जो है यूजुअली फ्राइडे थर्सडे तक सर इन्फॉर्म कर देते हैं, फ्राइडे थर्सडे तक तो कि क्या पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ होता है तो फिर हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। जी सर, सर ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। नहीं नहीं सर, आप लोगों का शुक्रिया, आपने इतनी देर हमें बर्दाश्त किया है और खासकर रियली सॉरी, माजरत ख्वाह साहब, आज मेरा नेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था तो जो है मैं बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रहा था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज दोस्तों, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।